from today onward, from today onwards, we will be spending time in doing some practice, doing some revision, taking some idea of the theory questions that जाहिर है कि आपने जो पेपर देना है 30 अप्रैल को, तो आज से हम उसको उस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो मैं आपको कराऊंगा, और कुछ ऐसे हैं जो आप करेंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं वो मेरे कहे बगैर भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। तो जो शुरू कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि अब आपका मेरे साथ ये पहला इंटरेक्शन है जिसमें आप और मैं एक पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको लर्निंग होगी कि एक पास पेपर करते हुए, खासतौर पे थ्योरी का पेपर करते हुए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। एक थ्योरी का पेपर करते हुए अप्रोच क्या हो, एक थ्योरी का पेपर करते हुए हम किस तरह मेक श्योर करते हैं कि हम कौन सा यानी किस अप्रोच से करें और किस अप्रोच से हमारी एक्यूरेसी बढ़े। और चूंकि देखो यहां पर सिर्फ मकसद सॉल्व करना नहीं है बेटा, मकसद है कि मैं और आप ये डिस्कस करें कि ये सवाल कैसे आया, इस सवाल के बैकग्राउंड क्या है, सवाल में कोई नई लर्निंग है तो वो कैसे होगी, और आपको सवाल के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट जहां तक मुमकिन है रिवाइज भी करा सकूं। तो इट वुड नॉट ओनली बी अ गुड पास पेपर सेशन बट बेटा, बट बल्कि इट वुड बी अ वेरी गुड रिविजन जो आप अपने चैप्टर्स का करेंगे अलॉन्ग विद दीज पास पेपर क्वेश्चंस। क्योंकि देखो थ्योरी का जो पेपर होता है वो अच्छा खासा बड़ा पेपर है ना, 80 मार्क्स का पेपर है। तो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर जो आपको चांस देंगे, जिससे आप सीखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिस्क्लेमर स्टार्ट कराऊं, डिस्क्लेमर ये दे दूं कि ड्यूरिंग द पेपर जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे होंगे, सर कौन सा पेपर करा रहे हैं, सर कौन सा पेपर करा रहे हैं, सर ऊपर कर दें, सर नीचे कर दें, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ दोज क्वेरीज। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को सीखें, सीखने के लिए हो रहा है, वरना मार्किंग स्कीम आपके पास भी मौजूद होती है। देर इज नो नीड कि फिर हम जो है ना ये तकल्लुफात करें और खामा खामे जो है ना वो वक्त जाया करें। क्योंकि देखो पास पेपर सेशन जो होता है ना, खासतौर पे जिस तरह से हम करते हैं, हमारे ऑलमोस्ट तमाम ग्रुप्स में चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज हम एक क्वेश्चन में जाकर फिर 50 चीजें रिवाइज करने बैठ जाते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर सर रिवाइज करा रहे हैं वहां आप रिवाइज करें, जहां पर सर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं वहां पर बस आपने क्लैरिटी ये देनी है कि भाई आपको बात समझ आ गई या नहीं आ गई। क्योंकि याद रखें, हम सिलेबस पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिलेबस पढ़ चुके हैं, हम उसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सर वो एक बार दोबारा रिपीट कर दें, सर वो पीछे क्या कंसेप्ट था। याद रखें, सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो इसलिए सर ये सेशन 10 जून तक होगा। जी बेटा, पास पेपर सेशन चलते रहेंगे आपके। जो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर से 2 दिन पहले तक ये सेशंस होते रहेंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन व्हाट आई वांट कि आप मेरे साथ मौजूद रहें ताकि कनेक्टिव रहें। बल्कि एमसीक्यू की तो हमारी लंबी अच्छी खासी जो है ना वो ड्रिल होगी। ठीक है, अभी बहरहाल अभी इस पर बात करें तो मेरे बच्चे, ये किसी भी पॉइंट पर आपने भूलना नहीं है कि सिलेबस के टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, अब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जो है ना वो हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे, बल्कि आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं मेरे बच्चे, अल्लाह का नाम लेके। जिस पेपर को आज मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज, चूंकि ये पहला पेपर है, तो इस पहले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरी पूरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चैट बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा आपको? चैट बॉक्स विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर या नहीं? जरा मुझे कंफर्म करें। नहीं हो रहा, बस ठीक है, मुझे यही देखना था। क्योंकि मैंने चैट बॉक्स खोल कर पेपर में स्टार्ट करते तो लेकिन मेरे सामने चैट बॉक्स काफी इरिटेटिंग अंदाज में आ रहा है। तो बस चलो ठीक है, गुजारा करते हैं। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। आज जिस पेपर को मैं और आप करने जा रहे हैं, ये हमारा आईजीसीएसई का पेपर है। वाई वी आर स्टार्टिंग, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आईजीसीएसई वाले हैं, वो ये तो बताइए आपको। आईजीसीएसई का पेपर है, एंड टू बिगिन विद दिस इज अ वेरी गुड पेपर टू स्टार्ट। इट्स अ वेरी बैलेंस पेपर, इसमें बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन है। जो पेपर मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं कराने के लिए बेटा, दोज पेपर्स हैव समथिंग ग्रेट इन देम। तो इसलिए आप इसको ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझकर फिर मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है जी, तो दिस इज अ पेपर जो कि हम फरवरी मार्च 2024 का पेपर कर रहे हैं। और आईजीसीएसई वालों को मैं शुरू में बता चुका हूं सिलेबस शुरू करते हुए कि ये पेपर 1 आवर 15 मिनट में करना होता है, और जो जीसीएसई वाले बच्चे हैं उन्होंने यही पेपर 1 आवर 45 मिनट में करना होता है।
तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीसी वाले बच्चे 1 आवर 45 मिनट में करते हैं, आईजीसीएसई वाले जो बच्चे हैं वो 1 आवर 15 मिनट में करते हैं। ऐसा इसलिए है कि आईजीसीएसई के पेपर में पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थोड़े से कम होते हैं, तो इसलिए जल्दी हो जाता है। तो इसमें कोई मातम करने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं हो रही। ठीक है जी, दोनों के मार्क्स बराबर हैं, दोनों का पेपर 80 मार्क का होता है। ठीक है, सिलेबस सेम है, तो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट। कोई चीज नई लर्निंग आएगी मैं उसको अच्छे से रिपीट करूंगा। याद रखिएगा आपके पेपर के एंड पर पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, तो जब भी आपको लगे, जरूरत महसूस हो कि पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, तो आप वहां पर पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, पहला सवाल देखते ही सबसे पहले कौन सा अच्छा बच्चा है जिसको याद आ गया कौन से चैप्टर का सवाल है ये? आयरन ओर पढ़ते ही आपको याद आ गया ये कौन से चैप्टर का सवाल है? जहां पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, आप पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। मुझे आंसर्स की गड़बड़ पे नहीं चाहिए, आंसर्स में नहीं भागना है। कौन से चैप्टर का सवाल आ गया? जैसे ही आपने आयरन पढ़ा, आपके जहन में कौन सा चैप्टर खुलेगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स खुलना चाहिए। अगर आपने रिवीजन अच्छी नहीं की हुई है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि नोट्स खोल लीजिए, जो नोट्स आपने क्लास में बनाए हैं, और उन नोट्स को खोलकर एक्सट्रैक्शन का टॉपिक निकाल लीजिए, ताकि जब सर आपको करा रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि जो रजिस्टर में बातें लिखी हैं वो सारी यहां पर पूछी जा रही हैं, और अगर मैं अपने रजिस्टर की रिवीजन अच्छी कर लूंगा तो मैं ये भी कर लूंगा। ठीक है जी, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का टॉपिक है, आपने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आपने पढ़ा था कि ये आयरन क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस होता था, याद है? क्विक क्विक रिवीजन करा देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस होता था बेटा, ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता था? ऊपर से आप डालते थे, अगर आपको याद हो, ऊपर से कुछ इस तरह से डायग्राम हुआ करती थी इसकी। ठीक है ना, ऊपर से आप डालते थे इसमें एक तरफ से और और क्या होता था? आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, और इसमें सैंड शामिल होती थी, और साथ में ऊपर से क्या डालते थे? कोक यानी कार्बन, कोक यानी कार्बन, और चूना कैल्शियम कार्बोनेट, और नीचे से क्या आता था? हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। और एट द एंड ऑफ प्रोसेस अगर आपको याद हो तो बॉटम पे दो चीजें बनती थी, पार्टिसिपेट करते जाना। बॉटम पे दो चीजें बनती थी, कौन कौन बताएगा कौन सी चीजें बनती थी? बॉटम पे मिलता था मोल्टन आयरन, चैप्टर खोल लो भले से, मोल्टन आयरन, और उसके ऊपर मिलता था स्लैग। व्हाट वाज स्लैग इन दिस प्रोसेस? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं सवाल क्या है। ओके, कहता है भाई आयरन ओर कंटेन्स आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है? +3 है। आयरन ओर कंटेन्स आयरन 3 ऑक्साइड। अ ब्लास्ट फर्नेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम Fe2O3। वी ऑलरेडी नो दैट। इक्वेशन दी हुई है। क्या ये सारे प्रोसेस होते थे? कार्बन जो है वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता था तो कैल्शियम ऑक्साइड बनती थी, और याद है कैल्शियम ऑक्साइड फिर सैंड से कंबाइन होकर क्या बनाता था? कैल्शियम सिलिकेट। और क्या यही हमारे प्रोसेस का स्लैग था? यस और नो? क्या यही हमारे प्रोसेस का स्लैग था? यस और नो? मुझे पार्टिसिपेशन चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए, एवरीबडी। एवरीबडी ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन इन द चैट बॉक्स, ताकि कनेक्टिविटी बने। आगे चलें बेटा, हमने क्या कहा? इक्वेशन 1 शोज द कंबशन ऑफ कार्बन इन द ब्लास्ट फर्नेस। इक्वेशन 1 में क्या कंबशन का रिएक्शन लिखा हुआ है? यस और नो? क्या इक्वेशन 1 में कंबशन का रिएक्शन लिखा हुआ है? इज एवरीबॉडी केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दिस? कंबशन किसे कहते हैं? रिपीट करो। जब भी किसी चीज को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें और ऑक्सीजन इससे कंबाइन हो जाए, इसे क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। व्हाट इज द आइडिया ऑफ कंबशन? कि जब भी हम किसी चीज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं, किसी भी चीज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें और उसमें ऑक्सीजन फिर उसके साथ कंबाइन हो जाए और प्रोडक्ट बना ले, तो इसे हम कंबशन कहते हैं। कहता है फिगर Equation 1 shows the combustion of carbon in the blast furnace. Name the substance which provide the carbon for this reaction. किस substance के through कार्बन प्रोवाइड किया जाता है बेटा? तो we already know this. Which substance is used to provide बेटा? Coke. Very good. Coke. It's coke. Which substance is used to provide carbon? It's coke. We know that, we have just said this. State the purpose of the combustion of carbon in the blast furnace. हाँ भाई, क्या पर्पस होगा कंबशन का? कंबशन से क्या फायदा होता है? जब कोई चीज जलाते हैं तो क्या फायदा होता है बेटा? उससे क्या बनती है? वेरी गुड, टू प्रोड्यूस हीट। वेरी गुड, टू प्रोड्यूस हीट। जब भी कहीं पर किसी चीज को जलाया जाता है तो किस लिए जलाया जाता है? टू प्रोड्यूस हीट। तो यहां पर भी मकसद क्या होगा बेटा? हीट प्रोड्यूस करना। सर कोक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है? नहीं बेटा, कोक इज प्योर कार्बन। कोक कार्बन
कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। कोक मटेरियल का नाम है जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें बेटा। दो पार्ट्स क्लियर है एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी मुझे कंफर्मेशन दे जाओ। नेम द सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बन, इट्स कोक, एंड स्टेट द पर्पस ऑफ कंबशन इज टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, आगे चलें। अब मोल का सवाल मेरे ख्याल में आ गया। आयरन थ्री ऑक्साइड Fe2O3 इन आयरन इज कन्वर्टेड इनटू आयरन वेयर इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लास्ट फर्नेस। आप सवाल पर फोकस करो, सवाल क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन आयरन। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन आयरन थ्री ऑक्साइड। आयरन का मास निकालना है, आयरन का मास निकालना है आयरन थ्री ऑक्साइड में। बेटा मोल्स के चैप्टर में पढ़े हुए परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे निकालेंगे? तो बेटा आपको मालूम है इस कंपाउंड में कितने आयरन आ रहे हैं? इस कंपाउंड में कितने आयरन आयरन आ रहे हैं बेटा? दो आयरन आ रहे हैं। Fe टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय बोलो, Fe टाइम्स 2 प्लस O टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या क्लास में हमने ये किया हुआ है? दोबारा से देखें, मोल्स के चैप्टर में जाके देखें बेटा, क्लास में किया हुआ है नहीं किया हुआ? परसेंटेज बाय मास किया हुआ है आपने। Fe को, क्योंकि दो Fe थे, दो Fe थे, हम क्या करते हैं, ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। सवाल दो नंबर मुफ्त के मिल रहे हैं, तो Fe दो थे बेटा, तो Fe को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है बच्चे, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है? Fe टाइम्स 2 प्लस O टाइम्स 3। सॉल्व करें बेटा। Fe का मास कितना होता है गाइस एंड गर्ल्स? 56 टाइम्स 2, नीचे 56 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? आंसर बताओ क्या आ रहा है? इज एवरीबडी गेटिंग 70? सॉल्व करो साथ साथ। इज एवरीबडी गेटिंग 70? यस और नो? इज एवरीबडी गेटिंग 70? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटा दोबारा बता दूं, अगर मान लो सवाल कुछ और होता, मैं दोबारा चलो एक और प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर वो आपको कहता कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज निकालें, तो कैसे निकालते? कैसे निकालते? कार्बन का मास ऊपर लेते विच इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा, याद रखें जिसका मास निकालने को कहा गया है उसके मास को न्यूमिनेटर में लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यही हमने यहां पर भी किया है। आयरन को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गाइस एंड गर्ल्स? क्योंकि आयरन कितने थे इसमें, गौर से देखो, कितने आयरन है यहां पर? दो आयरन है, तो जब दो आयरन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? आगे चलूं। स्टेट द नेम ऑफ द आयरन ओर विच कंसिस्ट मेनली ऑफ आयरन थ्री ऑक्साइड। जी आयरन का ओर का नाम बताएं, क्या नाम होता है आयरन के ओर का बेटा? इट्स हेमाटाइट। वेरी गुड, द नेम ऑफ द ओर इज हेमाटाइट। हेमाटाइट के अलावा दूसरा और कौन सा है आपके सिलेबस में? बेटा एक और का नाम भी है, साथ साथ रिवाइज करते जाए, रिवीजन मेरे मेरे साथ करने का फायदा क्या होगा? आप सीखोगे। बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। और हेमाटाइट किसका और होता है? आयरन का। तो बॉक्साइट और किसका है? बॉक्साइट बेटा वही तो लिखा है। बॉक्साइट किसका और है बच्चे? एल्यूमिनियम का। और हेमाटाइट किसका और है बच्चे? आयरन का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? चलो आगे चलो। डिस्क्राइब हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। बेटा ब्लास्ट फर्नेस आपने पढ़ा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती थी याद करो। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठती है, ऊपर से मजीद कार्बन आ रहा होता है, और ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद है? पहला रिएक्शन तो उसने खुद लिख के दिया था, देखो पहला रिएक्शन तो उसने लिख के दिया था कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस फर्दर विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। यस और नो? याद आ गया रिएक्शन सबको? रिएक्शन याद आया? बिल्कुल याद आ गया। चलो बेटा, तो लिखते हैं हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। तो हम क्या कहते हैं? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे तो रिएक्शन लिख दें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। चाहे तो रिएक्शन की फॉर्म में लिख दें, चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, यहां 2 लगा दें, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल होगा। आप रिएक्शन की फॉर्म में लिख दें तब भी एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा मेरे ख्याल में मेरी स्क्रीन काफी लैग करके चल रही है। मेरी आवाज आपको टाइम पर आ रही है, आवाज भी लैग कर रही है? आवाज सही आ रही है? ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
इज माई स्क्रीन विजिबल अगेन गाइज एंड गर्ल्स? मेरी स्क्रीन दिख रहे हो? चलो गुड है। ठीक है, चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट द सिंबल इक्वेशन गाइस एंड गर्ल्स, क्या आ रहा है सवाल? राइट द सिंबल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। बेटा सारा सारा प्रोसेस सीधा सीधा आया हुआ है मेरे बच्चे। क्या सिंबल इक्वेशन होती है? आयरन 3 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड क्या चीज थी? Fe2O3। सिंबल इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपने वर्ड इक्वेशन नहीं लिखनी है, आपने वर्ड इक्वेशन नहीं लिखनी है, बल्कि आपने सिंबल इक्वेशन लिखनी है। तो आयरन 3 ऑक्साइड क्या था? Fe2O3। और किससे रिएक्ट करता था बेटा? कार्बन मोनो ऑक्साइड से। अपनी कॉपी खोल के रखो भले से। कार्बन मोनो ऑक्साइड से, और कार्बन मोनो ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या होता था बेटा? आयरन अलग हो जाता था, और कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता था? कार्बन डाइऑक्साइड में। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है रिएक्शन, यस और नो? याद रखें, बैलेंस करके लिखेंगे, बैलेंसिंग नहीं छोड़ेंगे। तो बैलेंसिंग इसको करें तो आयरन 2 है तो 2 लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर ऑक्सीजन आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, और कार्बन रह गया, तो यहाँ पर 3 लगाया तो 6 हो गया, और यहाँ पर भी अल्लाह आपका भला करे 3 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। दोबारा से देख लें बेटा, क्या ये रिएक्शन आप सबकी कॉपीज में मौजूद है? आयरन 3 ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता था? कार्बन मोनोऑक्साइड से, टू फॉर्म आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी रिएक्शन को आपने लिखा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीवन क्लियर? बेटा देखो, आयरन यहां पर 2 थे, आपने यहां 2 लगा दिया। ऑक्सीजन यहां 3 थे, अगर मैं यहां 3 लगाता, अगर यहां 3 लगाता तो 6 हो जाते ना, तो मैंने 3 लगाया 6 हो गए। तो फिर यहां भी 3 लगाया, 3 और 3 6 हो गए, बैलेंस हो गया। चलें जी, नेम द केमिकल प्रोसेस विच हैपेंस टू आयरन व्हेन आयरन, नेम द केमिकल प्रोसेस विच हैपेंस टू आयरन व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू आयरन। बेटा आयरन थ्री का चार्ज क्या है? आयरन 3 है, और आयरन में जब कन्वर्ट हुआ तो अकेले एटम का चार्ज क्या होता है? अकेले एटम का चार्ज क्या होता है बेटा? अकेले एटम का चार्ज 0 होता है, भूलना नहीं। ठीक है, अकेले एटम का चार्ज हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब वो कह रहा है भाई, नेम दी प्रोसेस, क्या बोल रहा है? नेम करें कि क्या हुआ है इस प्रोसेस में। तो बेटा बताइए क्या हुआ है इसमें। तो दो तरीकों से आंसर एक्सेप्ट हो सकता है, आप दो में से कोई भी आंसर लिखेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या एक्सेप्शन हो जाएगी मेरे बच्चे? अगर आप गौर से देखें तो आयरन 3 में से आयरन अलग होता है, आयरन 3 में से आयरन अलग होता है, तो इसको मैं उस जुमरे में डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं। लेकिन चूंकि उसने आयरन 3 को स्पेसिफाई किया है, उसने यहां स्पेसिफाई किया है कि ये आयरन 3 ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर +3 से 0 में चार्ज जा रहा है। बेटा +3 से 0 जब हो जाए तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है? बोलो बेटा। डिक्रीज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मतलब इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन गाइस? तो इट इज रिडक्शन। तो आई कैन राइट ईदर ऑफ द आंसर्स। अगर मैं ऑक्सीडेशन के हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि +3 से 0 हो रहा है, +3 से 0 इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन। लेकिन अगर मैं उस इस एतबार से लिखूं कि कार्बन ने आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो आई कैन ऑल्सो राइट, बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, और रिडक्शन भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बेटा आई नो, लेकिन आपको पता है माइक ओपन करने का नतीजा फिर क्या निकलता है? जब ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं क्लास में ना, फिर बच्चों को तफरी का मौका भी मिल जाता है, डिस्टरबेंस होती है। आगे चलो बेटा। बेटा यहां तक क्लियर है? ये 5 पार्ट से एक एक दो दो नंबर के, क्या ये सबको क्लियर है? आयरन की एक्सट्रैक्शन पूरी रिपीट हो गई है, आयरन की एक्सट्रैक्शन पूरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज हो गई है। हमने आयरन का ओर रिकॉल कर लिया, आयरन की ये केमिकल इक्वेशंस रिकॉल कर ली। कोक क्या है, कंबशन का पर्पस क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है जी, रिडक्शन कहाँ हो रही होती है, इक्वेशन क्या होती है। इज एवरीथिंग क्लियर बेटा? पायराइट नहीं है सिलेबस में। इज एवरीथिंग क्लियर? बेटा इक्वेशन एग्जामिनर बैलेंस करने को कहे या ना कहे, हमेशा बैलेंस करनी है। बैलेंस किए बगैर नहीं आओगे इक्वेशन को, बैलेंस नहीं करोगे तो इक्वेशन का नंबर ही नहीं है। ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन। आगे चलो। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय इक्वेशन 2। कहता है टाइप ऑफ रिएक्शन जो शोन बाय इक्वेशन 2 है वो लिखें। इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 ये रही। भाई इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है बेटा? देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन होकर क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट करने से ब्रेक डाउन हो, याद है इसको, हीट कर रहे थे और ब्रेक डाउन हो रहा था। तो मेरे बच्चे ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें हीट करने से ब्रेक डाउन हो? वी कॉल दिस, वेरी गुड, थर्मल decomposition। we call this thermal decomposition। ठीक है जी, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां तक क्लियर है बेटा? पार्ट डी शुरू करने जा रहा हूं बेटा। एक्सप्लेन वाई, 2 नंबर का सवाल है, रीजन आ गया। एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन, एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन इन इक्वेशन 3 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एसिड बेस रिएक्शन। आओ जरा चलो बेटा, क्रैकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है, सारे क्रैकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हमेशा थर्मल ही होती है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन इज द फुल वर्ड। चलो बेटा आ जाओ, तवज्जो देखते हैं। वो कहता है इक्वेशन 3 एसिड बेस कैसे है। तो मेरे बच्चे आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको याद आएगा कि जब मैंने आपको ऑक्साइड्स का टॉपिक पढ़ाया है तो वहां पर भी एसिड बेस में भी जगह जगह पे मैंने तुम्हें बताया था कि मेटल की जो ऑक्साइड होती है, मेटल के साथ ओ आ जाए या मेटल के साथ ओ एच आ जाए तो ये क्या होता है बेटा, बोलो? मेटल के साथ ओ या ओ एच आ जाए तो क्या होता है, बोलो? बेस होता है। मेटल के साथ ओ या ओ एच आ जाए तो क्या होता है, बेस होता है। और इसी तरह मेरे बच्चों, आपको यह भी पता होगा कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड कैसी होती है? नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक, सिवाय उनके जो सिंगल ओ वाली होती है। याद है ऑक्साइड का टॉपिक पढ़ा था, सिंगल ओ वाली जो होती है जैसे H2O, CO या NO, ये न्यूट्रल होती थी, याद है? थोड़ा याद दिला देता हूँ, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, ये लो। क्या याद करोगे? चलो ऑक्साइड का टॉपिक ही रिवाइज कर लो मेरे साथ। ये लो, ऑक्साइड का टॉपिक रिवाइज करा देता हूँ। ऑक्साइड क्या पढ़ा था आपने? 2 तरह की होती है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक और नॉन मेटालिक, जल्दी रिवाइज कराओ। मेटालिक में कितनी वैरायटीज थी? 2। कौन कौन सी? बेसिक और एम्फोटेरिक। अरे हाँ ना जवाब देते जाना। बेसिक और एम्फोटेरिक। और नॉन मेटालिक में कौन सी वैरायटीज थी गाइस एंड गर्ल्स? न्यूट्रल और एसिडिक। रिवाइज करते जाओ जहां जितना मौका मिल रहा है। बेसिक में मैंने क्या कहा था, एम्फोटेरिक में क्या कहा था? अली, जिया, गए, पब। ये 3 जो थी ये एम्फोटेरिक थी। और जो एम्फोटेरिक थी ये वाटर में डिसॉल्व, बोलो, एम्फोटेरिक वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी लेकिन एसिड और बेस में हो जाएंगी क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर की थी। याद आ गया? और बाकी सारी की सारी जो ऑक्साइड्स हैं वो सारी क्या होंगी बेटा, बेसिक होंगी। सारी की सारी क्या होंगी, बेसिक। बाकी सारी मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कोई और भी ऑक्साइड, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जो होगी वो क्या होगी बेटा, बेसिक कैटेगरी में आ जाएगी, सिवाय इनके। उसके बाद एसिडिक में क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल सिंगल ओ वाले होते हैं जैसे H2O, CO, NO, ठीक है ना, ये ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं। और बाकी सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, बाकी सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं बेटा, एसिडिक होती हैं। जैसे कि SiO2, जैसे कि CO2, जैसा कि NO2, जैसा कि SO2, जैसा कि SO3, जैसा कि CO2, है ना। ये सारी की सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होती थी। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा था या नहीं? अब बेटा लैग कर रही है तो आवाज आ रही है ना, समझ आ रही है या नहीं, बात आ रही है? ये रिवीजन समझ आ गया कि ये सारी ऑक्साइड आपने पढ़ी हुई है, कौन सी एसिडिक होती है कौन सी बेसिक होती है। ठीक है, चलें आगे चलते। तो वापस आ जाए सवाल पर, चलें सवाल पे चलते हैं बेटा। तो सवाल क्या था? एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इन इक्वेशन 3 कैन बी डिस्क्राइब एज एन एसिड बेस रिएक्शन। तो अब फिर से रिकॉल करो मेरे बच्चे, एक एक सवाल ऐसे कंसेप्ट के साथ होना चाहिए कि दोबारा आए तो आंख बंद करके कर सको। तो इक्वेशन 3 क्या थी? इक्वेशन 3 था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 गिव्स CaSiO3। तो मेरे बच्चे क्या ये एसिड है, यस और नो? और क्या SiO2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्या CaO जो है वो बेस है, यस और नो? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या ये एसिड है, यस और नो? तो मेरे बच्चे अब सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि उसने पूछा एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, तो आप बोलोगे CaO बीइंग मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, यस और नो? वेयर एज SiO2
Being non-metallic, oxide is acidic. बेटा, इज एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? सबको क्लियर हो गया कैसे लिखा, कैसे पहुंचे हम यहां तक? आगे चलो मुझे। ओके, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ SiO2। जी, SiO2 का केमिकल नेम कहां पढ़ा है, कौन चैप्टर में पढ़ा है करिया? बॉन्डिंग के चैप्टर में। बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा था। जाइंट स्ट्रक्चर में तो पूरा बना था। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ SiO2? सिलिकॉन फोर ऑक्साइड। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल नेम? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड इज द केमिकल नेम। कैसे होता है सिलिकॉन फोर ऑक्साइड? देखो, Si है, O है, O की वैलेंसी 2 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, तो ये कैंसिल होकर क्या बनता है? SiO2। तो चूंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, दैट इज व्हाई द केमिकल नेम इज सिलिकॉन फोर ऑक्साइड। अगर आपने लिखा सिलिकॉन डाइऑक्साइड तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड वुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, और सिलिकॉन फोर ऑक्साइड इज मोर एक्यूरेट क्योंकि उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आ जाता है। कैसे आया सिलिकॉन फोर ऑक्साइड? बेटा सिलेबस में पढ़ा हुआ है, और सिलेबस से याद नहीं आ रहा तो बेटा SI ग्रुप 4 का एलिमेंट है, ग्रुप 4 का, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। सिलिकॉन पे लिखी गई सिलिकॉन की 4, तो सिलिकॉन की 4 और ये कैंसिल होकर क्या बना? फॉर्मूला SiO2। लेकिन वैलेंसी सिलिकॉन की कितनी थी? 4 थी, इसीलिए फॉर्मूले में क्या लिखा गया? सिलिकॉन फोर ऑक्साइड। क्लियर? अरे हाँ ना बोल, क्लियर? फॉर्मूला लिखना भी याद आ गया दोबारा से? इस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला राइटिंग भी रिवाइज हो गई। फॉर्मूला राइटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि बेटा दो एलिमेंट्स आप इकट्ठा करते हो, दो एलिमेंट में सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, आप पीरियोडिक टेबल जाके देखते हो ग्रुप 4 का है, तो इसकी वैलेंसी 4 सिलिकॉन ऑक्सीजन पे आ जाती है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इधर आ जाती है, कैंसिल होके बन गया SiO2। और वैलेंसी याद दिला दूं, क्या था? ग्रुप 1 की 1, ग्रुप 2 की बोलो 2, ग्रुप 3 की अरे बोलो 3, ग्रुप 4 की 4, ग्रुप फाइव की 3, ग्रुप 6 की 2, ग्रुप 7 की 1। यस और नो? ये वाली फिर माइनस में लिखी जाती है, ये वाली फिर प्लस में लिखी जाती है, ये प्लस साइन के साथ होती है माइनस। लेकिन याद आ गया? चलो, द कॉमन नेम गिवन टू CaSiO3। हाँ भाई, CaSiO3 को क्या नाम देते हैं हम इस प्रोसेस में? मैं 2 दफा तो ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं। क्या कहते हैं इसको? स्लैग। क्या CaSiO3 को स्लैग कहते हैं? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आप मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? अभी तक पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। क्लियर है बेटा? चलो, अब आ जाओ। एल्यूमिनियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। कह रहा है एल्यूमिनियम का कौन सा ओर है बेटा? Al2O3। कह रहा है अगर मैं इसे ब्लास्ट फर्नेस में डालना चाहूं तो ब्लास्ट फर्नेस में ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। बेटा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हम किसको यूज करते हैं? कार्बन को। याद करो एक्सट्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1। एक्सट्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1 याद करो, जिसमें मैंने सिखाया था कि कौन से मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट होते हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट मेथड से। क्या पढ़ा था आपने? क्या कार्बन एल्यूमिनियम को निकाल सकता है? बोलो, क्या कार्बन एल्यूमिनियम को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। इसीलिए हमने क्या कहा था? याद करो, कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूं। चलो, क्या याद करोगे? आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज थी पोटेशियम से लेकर आखिरी गोल्ड तक। हमने कहा था कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, तो जो एलिमेंट्स कार्बन से ऊपर होते थे, आपकी नोटबुक में बना हुआ है, जो एलिमेंट कार्बन से ऊपर होते थे उनके लिए बस एक ही मेथड होता था। क्या? बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो कार्बन से नीचे होते थे या जो हाइड्रोजन से नीचे होते थे उनके लिए होता था क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट मेथड। तो एल्यूमिनियम कहाँ होता है? एल्यूमिनियम इज राइट हेयर। एल्यूमिनियम यहां होता है, तो क्या मैं एल्यूमिनियम को कार्बन के थ्रू निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा रिवाइज हो रहा है कॉन्सेप्ट। जब जब कोई चैप्टर खुले उसके नोट्स खोल लो, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है कॉपी में। चले जी, पता चले कि टीचर ने पढ़ाया था, तो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अगर कवर कर लोगे तो हो जाएगा। हाँ जी। वाई एल्यूमिनियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड? अब सबको जवाब मालूम चल गया। क्यों क्यों नहीं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा बेटा? क्या रीजन है गाइस एंड गर्ल्स? एज एल्यूमिनियम is present higher in reactivity series than carbon.
कार्बन के मुकाबले में ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। इसको यूं भी लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन लिखोगे तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कोई मसला। आगे चले। नेम दी प्रोसेस, अरे क्या सवाल पूछ रहा है, नेम दी प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे बेटा, गाइस एंड गर्ल्स बोलते जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी गुड। कौन सा प्रोसेस लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, गुड हो गया। फाइनली हुमेरा के भी रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए, विच इज गुड टू सी। चलें जी। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है कि 4-5 बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 73 बच्चा क्लास ले रहा है। बेटा यू नीड टू पार्टिसिपेट, पास पेपर सेशन विदाउट पार्टिसिपेशन नहीं चलेगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगी मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। पेपर टू, रामिन पूछ रहे हैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न। व्हाट आई सजेस्ट इन पेपर टू, कि जो सवाल सॉलिड मार्क के हैं ना, एक एक नंबर और दो दो नंबर के, वो पहले कर लो, और जो पैराग्राफ वाले हैं वो बाद में कर लो, तो ये बेहतर होता है। इसमें सॉलिड मार्क नहीं घटते, ठीक है ना, जो आपको 1 को में आ रहा है, तो वो तरीका बेहतर रहेगा। चलिए आगे चलें। बोथ आयरन 3 ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन मेटल विद अ चार्ज 3। अब कहता है आयरन में भी 3 है चार्ज, और क्या नाम है, एल्यूमिनियम में भी चार्ज 3 है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 आइन। अब पीरियोडिक टेबल पे जाने का टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। बेटा एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब चार्ज 3 आ जाएगा, बोलो बेटा, जब चार्ज 3 आ जाएगा, 13 की कॉन्फ़िगरेशन करो कितनी होगी, 2 8 3। लेकिन जब उसमें +3 का चार्ज आ गया, तो मालूम क्या हुआ, क्या ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे बच्चों, नहीं होंगे। तो एल्यूमिनियम 3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8। यस और नो, क्या होगी, 2,8। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, 2,8। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एल्यूमिनियम पे 13 लिखा होगा, तो वो ला इल्मी में, ला शऊरी में आकर 13 की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 283। अब इसमें किसकी गलती है, एग्जामिनर ने तो बच्चों वाला सवाल दिया था, आपने नशे में किया, आपने कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए गलती हो गई। ठीक है जी। बेटा दिस इज रियली पॉसिबल। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन आयरन 3। आयरन 3 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में फिर से जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, और पीरियोडिक टेबल में जाके हमें नजर आएगा कि आयरन का जो प्रोटॉन नंबर है वो 26 है, और मास नंबर 56 है, और चार्ज इस पे +3 लगा हुआ है। सर ने आपको सिखाया है, बताओ प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए, 26। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3+ का चार्ज लगा हुआ है, तो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना हो गया, 23। यस और नो। और अगर न्यूट्रॉन पूछे होते, अगर न्यूट्रॉन पूछे होते तो क्या करते, 56 माइनस 26 करते, कितना आ जाता, 30। यस और नो। ठीक है बेटा, सारा कुछ रिवाइज हो गया, तो प्रोटॉन की जगह 26 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह 23 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चल, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 19 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये 19 आउट ऑफ 19 वाला क्वेश्चन नहीं था, हाँ भाई, 19 में से 19 वाला सवाल था कि नहीं था। अगर चैप्टर की तैयारी करके गए हो तो फिर क्यों गड़बड़ होगा, चार्ज 4 होता तो 22 हो जाता, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जैसे ही मैंने ग्रुप 7 पढ़ा, कौन सा चैप्टर याद आ गया, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको लेक्चर्स दिए गए थे सुनने के लिए, और उसमें सिर्फ ग्रुप 7 ही था जो ढंग से सुनना था। लेट्स सी कि कितने बच्चों ने सुना है। मैं थोड़ा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, रिवाइज ही कर देता हूँ, चलो। क्योंकि ग्रुप 7 के अंदर जो हेलोजन फैमिली थी, चलो क्या याद करोगे, रिवीजन ले लो। ग्रुप 7 को आप हेलोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है जी। इट इन्वॉल्व व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टरीन। इसमें आपको पता होने चाहिए स्टेट्स। फ्लोरीन की स्टेट क्या होती है, गैस। क्लोरीन की क्या होती है, गैस। ब्रोमीन की होती है लिक्विड। आयोडीन की होती है सॉलिड। और एस्टरीन की भी होती है सॉलिड। इसमें कलर भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है येलो, ये होता है येलोइश ग्रीन। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में कवर की थी। और ये होता है रेडिश ब्राउन, ये याद करनी है। ये होता है सॉलिड स्टेट में ब्लैक होता है, और सॉलिड स्टेट में ब्लैक होता है, और अगर इसको वेपराइज कर लें तो वेपर स्टेट में ये फिर वायलेट वेपर्स होते हैं इसके। सॉलिड स्टेट में ब्लैक होता है, वेपर स्टेट में वायलेट होता है, और एस्टिडीन भी ब्लैक होता है। ठीक है जी। अब असल में इस पूरे कंसेप्ट में 3 चीजें पढ़ने की थी, 2 चीजें सॉरी पढ़ने की थी। एक, डाउन द ग्रुप के जो ट्रेंड्स है, याद है जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपने पढ़ा था कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, यस और नो।
डेंसिटी इनकी बढ़ती है, कलर इनका क्या हो जाता है बोलो, डार्क हो जाता है, यस और नो, कलर इनका डार्क हो जाता है। इसके अलावा जनाब आली, बस ये सारे कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड कर रहे थे, एक आंसर पर। ये सारे कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड कर रहे थे, एक आंसर पर, दैट वाज वेंडर वॉल फोर्सेस। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि वेंडर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अब मुझे बताओ, जब फ्लोरीन से, फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर है 9, क्लोरीन का है 17, ठीक है, ब्रोमीन का और ज्यादा है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या पैदा होती है बोलो, वेंडरवॉल, वेंडरवॉल फोर्सेस पैदा होती हैं। और वेंडरवॉल फोर्सेस पैदा होने का मतलब क्या हो गया, कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में वेंडरवॉल फोर्सेस कम होंगी, लेकिन क्लोरीन के मॉलिक्यूल में बोलो बेटा वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी। जब वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी तो क्या ये मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, क्या इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्या इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यस यस यस। तो पहला आइडिया इसमें ये था कि मेरे बच्चे जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, इसमें वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती जाती हैं गाइस एंड गर्ल्स, स्ट्रांग होती जाती हैं। एवरीबॉडी, वेंडर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम वैल्यू के होते हैं ना बेटा, वो तो एटम में होते हैं खलीहा, आइन में थोड़ी होते हैं। अब जो चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है उसमें इतना बड़ा भंड तो ना मारो बेटा, यहाँ आइन लिखा हुआ था करिया, अब पीछे के क्वेश्चन पे अब आप मुझे ले जाने पे मजबूर कर रहे हो। आइन में थोड़ी बराबर होते हैं, एटम में अगर आयरन होता तो फिर 26 26 होते। ये तो आइन है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए इसलिए 3 आपने कम किए उसमें से, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें था बेटा वो ये था, वेंडर वाला। वेंडर वाले के अलावा फिर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आता था, इसमें आता था कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी। कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या था, कि बेटा जैसे जैसे हम फ्लोरीन से नीचे जाते हैं, है जी, आयोडीन की तरफ, तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। और इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका था, और वो क्या था, कि बेटा ये मेटल है या नॉन मेटल, जल्दी जल्दी बताओ, ये मेटल है क्या नॉन मेटल है, दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कि लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे गाइस एंड गर्ल्स या लूज करना चाहेंगे, गेन करना चाहेंगे। अब मुझे बताओ कि जब ये नीचे जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, जब साइज बड़ा होगा तो मुझे बताओ न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी होगा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे बच्चे शानजे, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो फ्लोरीन क्योंकि छोटा सा है, फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यस और नो मैमा। फ्लोरीन उससे बड़ा है, थोड़ा मुश्किल होगा। आयोडीन उससे बड़ा है, और मुश्किल होगा। बिकॉज कंसेप्ट क्या है कि दीज मेटल्स, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करते हैं। एंड एज द साइज इंक्रीजेस, गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब सवाल पे चल लेते हैं, रिवीजन हो गया। कहता है आइडेंटिफाई द हेलोजन विद लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। सबसे लोएस्ट डेंसिटी क्या हो, किसकी होगी, तो बेटा अभी मैंने बताया कि डेंसिटी नीचे जाते हुए बढ़ती है, तो सबसे लोएस्ट किसकी होगी बेटा, एवरीबॉडी प्लीज बी वेरी क्लियर, जहां समझ में ना आए मुझे बता देना। सबसे लोएस्ट किसकी होगी, फ्लोरीन की। क्यों, ट्रेंड क्या पढ़ा हमने, कि फ्लोरीन से नीचे जाते हुए आयोडीन तक हम क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, तो सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की, ठीक है जी। बिकॉज द फोर्स गेट लेस न्यूक्लियर, नहीं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक अभी तो मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किस कॉन्सेप्ट से है, वेंडर वॉल कॉन्सेप्ट से, कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी वैन वाल फोर्सेस वीकर हैं, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। क्लोरीन का स्ट्रक्चर बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बेटा समझो इस चीज को, कि रिएक्टिविटी अलग तरीके से एक्सप्लेन हो रही है, रिएक्टिविटी एक्सप्लेन हो रही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस के डिस्टेंस पर, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, कलर है, ये किस पे एक्सप्लेन हो रहा है, वैन वाल फोर्सेस पे। और ऐसा हमने ऑर्गेनिक में भी तो किया था, याद है, ऑर्गेनिक में जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वहां नहीं बताया था कि वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती हैं, बताओ बेटा, बताया था या नहीं बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी लिंक है, बेटा नहीं, बेटा नहीं 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 नहीं, हर जगह वर्ड नहीं खोजना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है जब चार्ज आता है आयोनिक बॉन्डिंग में,
जब चार्ज की बात हो रही होगी वहां आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल भी रही हो, चार्ज है ना, यहां चार्ज नहीं है कोई भी। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पर एक्सप्लेन होता है बेटा, बोलो। चाहे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, कलर हो, ये सब किस पे एक्सप्लेन होगा, मैं लिख देता हूं। हमेशा किस पे एक्सप्लेन होगा बेटा, बोलो। वेंडर वॉल पर। अच्छा, क्या नाम है, रिएक्टिविटी किस पे एक्सप्लेन होगी? अगर मेटल्स हैं तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन पर, और अगर नॉन मेटल्स हैं तो बोलो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। क्लियर है? और जहां पर चार्ज का जिक्र आ रहा होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कि मेटालिक बॉन्ड में या आयोनिक बॉन्ड में। मोर इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड किधर से आ गया? वैन डर वाल्स फोर्स एक अलग बॉन्ड का नाम है बच्चे। वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं अब्दुल्ला अदनान, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड पे बात नहीं होगी। जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, डेंसिटी आएगी, यू स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट वैन डर वाल्स फोर्सेस ओनली। ठीक है? जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगे। चलो बेटा सवाल पे चलने इजाजत है। स्टेट द अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर। अभी बताया था ब्रोमीन के क्या अपीयरेंस होता है बेटा? इट्स लिक्विड। यूज द पीरियोडिक टेबल टू गिव द सिंबल ऑफ हेलोजन विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल यूज करके हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले हेलोजन का सिंबल लिखें। अभी तो मैंने डायरेक्ट बता दिया क्या है, एस्टेटीन। क्या है? एस्टेटीन। यस और नो? सर अपीयरेंस में कलर नहीं बताना, नहीं बेटा, अपीयरेंस में स्टेट बताओगे। या पूरा लिख दो, रेडिश ब्राउन लिक्विड लिख दो तब भी एक्सेप्ट हो जाए। एक नंबर है, दो होते तो मैं पूरा लिख देता। आप इसको लिख दो रेडिश ब्राउन लिक्विड। ठीक है? सिंबल समझ आ गया? एस्टेटीन कहां से आया, क्लियर है हम लोग? एस्टेटीन कहां से आया, क्लियर है हम लोग? पीरियोडिक टेबल में जाओगे, सबसे नीचे एस्टेटीन होता है, वो उठा लोगे। डिड्यूस द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑक्यूपाई हुए हैं बेटा? ये मैंने पीरियोडिक टेबल से तुम लोग को बताया था। कैसे? वापस चलो पीरियोडिक टेबल से दिखाता हूं। देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लिसन। जो ये पीरियड वन है, ये पीरियड टू है, ये पीरियड थ्री है, ये पीरियड फोर है, ये पीरियड फाइव है, ये पीरियड सिक्स है, ये पीरियड सेवन है। अब पीरियड वन में कितने शेल इन्वॉल्व होते हैं? वन शेल। पीरियड टू में कितने शेल इन्वॉल्व होते हैं? टू शेल्स। पीरियड थ्री के तमाम एलिमेंट्स में कितने शेल इन्वॉल्व होते हैं? थ्री शेल। पीरियड फोर के तमाम एलिमेंट्स में कितने शेल इन्वॉल्व होते हैं? बोलो। फोर शेल। इसी तरह पीरियड सिक्स में एस्टेटीन देखो कहां आ रहा है, ये रहा एस्टेटीन, ये रहा एस्टेटीन। एस्टेटीन कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा? पीरियड सिक्स में। तो कितने शेल्स इन्वॉल्व होंगे बेटा? कितने शेल्स इन्वॉल्व होंगे अगर पीरियड सिक्स में आ रहा है तो? सिक्स शेल्स इन्वॉल्व होंगे। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। तरीहा, नंबर ऑफ शेल्स कैसे बताते हैं? तो आपने कहा पीरियड देख के बताते हैं, तो कितने शेल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे बेटा? सिक्स शेल्स। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। क्लियर? लास्ट एलिमेंट टीएस होगा। मैंने गलत लिख दिया इधर? पीरियड टेबल में चलते हैं। ओ यस, ओ यस, ओ यस, यू आर राइट। थैंक यू। जी, एस्टेटीन के नीचे टीएस आ रहा है। ओ हो, तो डबल गड़बड़ हो गई भाई, जोश जोश में होश खो बैठे। टीएस आ रहा है, ओके। ओके जी, ओके जी। और ये तो पीरियड सेवन में है, तो दो चीजें गलत हो गई। चलो जी। जी हाँ, टीएस भी है, टीएस भी है। जी हाँ, गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं बेटा। पीरियोडिक टेबल ना देखने का नुकसान हो गया हमें, है? तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट कर लें। पीरियोडिक टेबल में यहां जो सिंबल आ रहा था वो टीएस था, वो ग्रुप सेवन में आ रहा था। तो कितने सेल हो जाएंगे बेटा? सेवन शेल्स। क्लियर? उन्होंने सिंबल कहा है जी बेटा, सिर्फ सिंबल कहा है ना, पूरा स्टैंडर्ड सिंबल नहीं कहा। चाहो तो पीरियोडिक टेबल छाप दो, सिर्फ सिंबल लिखना है, सिंबल तो यही होता है। ठीक है? आगे चलो। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाँ भाई, व्हाट इज मेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, बोलो बेटा। अ केमिकल बॉन्ड, बोलो डेफिनेशन बताओ। अ केमिकल बॉन्ड, पूरी डेफिनेशन लिखना। फॉर्म बाय, अच्छा बच्चे क्या करते हैं इसमें, शॉर्टकट मारते हैं, वो कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, अगर आपने लिखा ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि दो नंबर की डेफिनेशन है। आप बोलोगे अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर खत्म नहीं होगा, बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, पूरी डेफिनेशन लिखोगे। ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माशाल्लाह। इबाद भाई कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइन, क्या ये होती है डेफिनेशन? इबाद साहब ये तो आयोनिक की डेफिनेशन होती है बेटा। ठीक है, जो सीधे सीधे सवाल है बेटा, अगर वो गलत करोगे फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। आगे चलो, नेम वन हैलाइड, हेलोजन नहीं हैलाइड, विच ब्रोमीन मॉलिक्यूल कैन डिस्प्लेस। एक ऐसा हैलाइड बताओ जिसको ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है। हाँ भाई, तो हमने क्या पढ़ा कि फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एस्टेडीन है। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कि ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जिनसे ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, यस और नो? जिनसे ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? आयोडाइड से और एस्टेटाइड से। तो क्या लिखेंगे? आयोडाइड। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने आयोडीन लिख दिया तो सही होगा? आंसर इज नो, गलत हो जाएगा। क्यों? उसने बोला नेम वन हेलाइड, नेम वन हेलाइड। आपने ये केमिकल मिस्टेक कर दी, आयोडीन नहीं आयोडाइड लिखना पड़ेगा। अगर आपने आयोडीन लिखा, आपने तो समझा सही लिखा है, सॉलिड मार्क का क्वेश्चन था, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नेम वन हैलाइड बोला है। नेम वन, देखो केमिस्ट्री में ना ऐसे नंबर कटते हैं कि आप मिल तो सकते थे, लेकिन सिली वर्क लिखा हुआ है ना बेटा, नेम वन हैलाइड, यस और नो? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ नेम वन हैलाइड? तो आप आयोडीन नहीं लिखोगे, आप एस्टेटीन नहीं लिखोगे। अगर आपको एस्टेटीन वाला लिखना है तो आप एस्टेडाइड लिखोगे, एस्टेटाइड। इज दैट क्लियर बच्चे? अब कहता है वाई ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस दी हैलाइड, क्यों डिस्प्लेस कर सकता है? तो सीधा सीधा जवाब होगा, क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमीन इज, बोलो एवरीबॉडी, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड। अगर आपने आयोडाइड लिखा है तो आप लिखोगे ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड। आगे, नेम अ हैलाइड कंपाउंड विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उस हैलाइड कंपाउंड का नाम बताइए जो वाटर को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो सकता है। मेरे बच्चे, अभी मैंने तुम्हें ये पढ़ाया नहीं है, जो एक तुम्हारी एटीपी क्लास बाकी है उसमें मैं अभी थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। वाटर की डिटेक्शन कैसे होती है, देखो। अब वो, अगर आपके सामने एक लिक्विड पड़ा हुआ है, ये मैं तुम्हें एटीपी की आखिरी क्लास में पढ़ाने लगा था, लेकिन अभी अब आ गया तो मैं बता देता हूँ। वॉट आपके सामने एक लिक्विड पड़ा हुआ है, वो लिक्विड वाटर है या नहीं? बेटा सीखो, जो पास पेपर के साथ बता रहा हूं दोबारा नहीं बताऊंगा। वाटर पड़ा हुआ है आपके सामने, आपको नहीं पता कि ये वाटर है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि वाटर है? क्या पी के बताओगे? क्या पता आपने पिया और पिए, पीते ही क्या हुआ, पीते ही पता चला वो एसिड है और आपका पूरा काम तमाम हो गया। तो बेटा कैसे केमिकल टेस्ट करते हैं? वाटर का केमिकल टेस्ट दो तरीकों से हो सकता है बेटा। कितने तरीकों से हो सकता है? दो तरीकों से। पहला तरीका होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, बगैर पानी वाला कॉपर सल्फेट। और दूसरा तरीका होता है एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। दोबारा देखो बेटा, वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आप दो में से कोई एक चीज यूज करते हो। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है बेटा? वाइट होता है। और ये जो अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं इसको, कोबाल्ट क्लोराइड, ये भी वाइट होता है। होता ये है कि अगर वो लिक्विड पानी है, अगर वो लिक्विड पानी है, वो कॉपर सल्फेट डालने पर वो ब्लू हो जाएगा। यानी कॉपर सल्फेट, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, जब उसे आप पानी में डालेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो ब्लू हो जाएगा। और ये भाई साहब जो है वो पिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिंक। तो दोबारा से देख लो बेटा, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, एटीपी के नोट्स में ही भले लिख लो। क्या कहा? वाटर की डिटेक्शन, कि कोई सामने वाला लिक्विड वाटर है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? दो तरह के रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। ये कोबाल्ट क्लोराइड है, कॉपर नहीं है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट असल में यार, इसमें कलर चेंज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनिशियल कलर एग्जामिनर लिख के दे देगा, तुम एंड कलर याद रखो, क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड में वेराइटी होती है। कोबाल्ट टू क्लोराइड जो होता है वो वाइट ब्लू होता है, कोबाल्ट थ्री क्लोराइड वाइट होता है। ठीक है, तो इसलिए एंड कलर याद रखो। तो क्या कहा बेटा बच्चा, वाटर की डिटेक्शन किस किस केमिकल से हो सकती है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड से। अब मुझे बताओ, यहां जो सवाल पूछा था, वापस सवाल पे चलते हैं। कहां गया सवाल? ये रहा, नेम दी हैलाइड कंपाउंड विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट। हाँ भाई, कौन सा हैलाइड आ रहा है उसमें? तो क्लोरीन लिखेंगे कि क्लोराइड लिखेंगे गाइस एंड गर्ल्स?
क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, सीख गए? क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? कोई मसला, कोई परेशानी यहां तक? बेटा नेम अ हैलाइड कंपाउंड, हाँ पूरा लिख दो, कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट नहीं लिखेंगे ना भाई, कोबाल्ट नेम अ हैलाइड कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड। और अगर इसका पूरा नाम है तो कोबाल्ट टू क्लोराइड लिख दो। COCl2 इज कोबाल्ट टू क्लोराइड एक्चुअली। H2O वाला समझ नहीं आया? देखो H2O वाला समझना नहीं था करिया। H2O वाला इज एडिशनल इंफॉर्मेशन कि अगर आपके सामने एक ग्लास है, उसमें एक लिक्विड है, वाटर का डिटेक्शन टेस्ट ना अभी ATP में आना बाकी था। क्लोरीन और क्लोराइड में क्या फर्क है अल्लाह के बंदे? क्लोरीन एटम है, क्लोराइड आइन है। क्लोरीन एटम Cl2 में क्लोरीन एटम होता है, और NaCl में जब कंपाउंड में आएगा तो आइन होगा। और आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, क्लोरीन को क्लोरीन लिखना होगा, क्लोराइड को क्लोराइड लिखना होगा। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से नहीं बेटा, क्लोराइड ही लिखना होगा। ठीक है, क्लोराइड ही लिखना होगा। अच्छा, मैं कह रहा था करिए, अगर ये मान लो वाटर है, हमें नहीं मालूम ये वाटर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये लिक्विड वाटर है या नहीं? तो वाटर की डिटेक्शन के लिए या तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बोलो बेटा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट या एनहाइड्रस कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड। तो अगर कोबाल्ट क्लोराइड डालेंगे, यानी मैं कोबाल्ट क्लोराइड दूंगा और मैं इसमें डाल दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कोबाल्ट क्लोराइड पिंक हो जाएगा। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लूंगा और वो डालूंगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो अगर दिया गया हुआ लिक्विड पानी है, तो ये कंपाउंड अपने कलर चेंज करेंगे और इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये पानी है। और अगर नहीं करेंगे तो मतलब ये पानी नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो ये वाटर का डिटेक्शन टेस्ट है। क्लोरीन और क्लोराइड में फर्क समझ आ गया? क्लोरीन एटम है, क्लोराइड आइन है। कंपाउंड में क्या आता है? आइन आता है। कंपाउंड में हमेशा हैलाइड होगा। यहां तो एग्जामिनर ने खुद लिख के दिया हुआ है ना बेटा, देखो ना, नेम दी हैलाइड कंपाउंड। ठीक है, वाई ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस दी हैलाइड, तो जब वापस लिख के दिया हुआ है हैलाइड तो फिर मसला ही नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आगे चले। ओके, अब बॉन्डिंग आ रही है बेटा। कैल्शियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, बता दिया उसने कि क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड है। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ठीक है जी, इन फिगर 4 2.1 फॉर द आयंस इन कैल्शियम क्लोराइड गिव द चार्जेस ऑन ईच आयन। बहुत सिंपल सवाल है बेटा। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन याद है? कॉन्फ़िगरेशन कर लो पहले जल्दी से, ताकि कंफर्म हो जाए। कैल्शियम क्या होता था? 2882। और क्लोरीन क्या होता है बेटा? 17 है तो 287। और दो क्लोरीन है तो सर ने क्या सिखाया था? दो बार लिख लो, 287। अब सिचुएशन क्या है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस और नो? और कैल्शियम को अगर ये दो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज कर दे तो क्या उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस और नो? तो कैल्शियम क्या करेगा बेटा, बोलो? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैल्शियम पे चार्ज कितना आ जाएगा? 2+, यस और नो? और क्लोरीन क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 288 हो जाएगा। एक एक गेन किया तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? -1 और -1, यस और नो? चलो, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स देख लो। तो अब देखो क्लोरीन कैल्शियम के पास कितने शेल रह गए? एक दो तीन। ठीक है, यहां कितने बने हुए? एक दो बने हुए। कितने शेल रह गए? तीन रह गए ना, दो बने हुए। इसका मतलब क्या करेंगे बच्चे? एक और शेल बनाएंगे, यस और नो? और एक और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, बोलो? 1 2, सारे 3 4 5 6 7 8। एक और शेल बना के 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, क्लियर है? और क्लोरीन में कितने शेल बने हुए हैं देखो? तीन तीन। और यहां बने हुए कितने? दो दो। तो क्या क्लोरीन में भी एक और शेल दिखाएंगे, यस और नो? यहां क्लोरीन में भी एक शेल आ जाएगा कंपास से, और यहां पर भी क्लोरीन में एक शेल आ जाएगा कंपास से। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में गाइस एंड गर्ल्स? करिया कितने? 8। लेकिन 8 में से 7 इसके अपने, एक किससे आया है? कैल्शियम से। तो 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां इलेक्ट्रॉन किससे दिखाओगे? क्रॉस से। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां इलेक्ट्रॉन किससे दिखाओगे? क्रॉस से। भाई ये आठवां इलेक्ट्रॉन क्रॉस से क्यों दिखाया? आठवां इलेक्ट्रॉन क्रॉस से क्यों दिखाया? क्योंकि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन था बेटा। की तो उसने ऑलरेडी दी हुई है ना, क्यों बनेगी की? क्रॉस और डॉट तो लगा के दिए हुए हैं। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस।
पेंसिल से करना है, जी हाँ पेंसिल से करना है, डायग्राम वाला सारा काम पेंसिल से करना है, डायग्राम वाला सारा काम पेंसिल से करना है जी। आर यू आर गुड टू गो। 3 नंबर है मुफ्त के। आप देखो 3 नंबर में कितनी गलतियां हो सकती हैं। अगर आपने दोनों जगह डॉट शो कर दिया तो गलत हो जाएगा, चार्ज गलत शो किया तब भी गलत हो जाएगा। देखो क्लोर कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एक एक गेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमने कि इसमें 2 माइनस लगा दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इस पर -1, इसमें -1, इसमें +2। आर यू आर गुड टू गो। चलो आगे चलते। ओके, अब आ रहे हैं अच्छे सवाल। एक्वस लेड आइंस आर एडेड टू एक्वस क्लोराइड आइंस। लेड आइंस हैं, एक्वस हैं, वो खुद बता रहा है। और लेड पर चार्ज कितना है बेटा? +2। एक्वस हैं, ये भी उसी ने बताया। किसमें ऐड किया है बोलो बेटा? क्लोराइड आइंस। अभी मैंने बताया था क्लोराइड क्या होता है, Cl-1। एक्वस है। अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ इन इनसॉल्युबल लेड क्लोराइड इज फॉर्म। एक वाइट प्रेसिपिटेट बना है। लेड क्लोराइड सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? डू वी नो दैट ऑलरेडी? लेड क्लोराइड सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। इनसॉल्युबल है, उसने बताया हुआ भी है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड इज फॉर्म। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है ना? सवाल कहता है नेम अ लेड कंपाउंड विच कैन बी यूज इन दिस रिएक्शन। हाँ भाई, कौन सा लेड कंपाउंड ले सकते हैं जो एक्वस हो, जो सॉल्युबल हो? क्या बताया था मैंने? जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना होता है, करीहा मुझे बताओ, शानजे अनुशे मुझे बताओ कि मैंने क्या सिखाया था कि जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना होता है, रिवाइज कर दें। जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना होता है, सर ने ट्रिक क्या बताई थी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए पॉजिटिव आइन को किसके साथ ले लोगे? हमेशा नाइट्रेट के साथ। और नेगेटिव आइन को किसके साथ ले लोगे? सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या अमोनियम के साथ या हाइड्रोजन के साथ। जी कन्हैया लाल, पढ़ा हुआ है हमने ये। यस। तो अब उसने क्या कहा था कि भाई नेम अ लेड टू कंपाउंड विच कैन बी यूज इन दिस रिएक्शन। तो कौन सा कंपाउंड यूज कर सकते हैं बेटा बोलो? लेड नाइट्रेट। तो आप नेम लिखा हुआ है तो आप नाम लिख दो बस, लेड नाइट्रेट। इज दैट क्लियर? अब कहते हैं राइट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूड स्टेट सिंबल। बेटा मैंने ऑलरेडी आयोनिक इक्वेशन ऊपर लिख दी है, यस और नो? ये इक्वेशन क्या है? आयोनिक है। दोबारा देख लो कैसे लिखी। लेड के एक्वा साइन थे, यस और नो? फिर क्लोराइड के एक्वा साइन थे, यस और नो? और फिर क्या था? PbCl2 सॉलिड। PbCl2 इनसॉल्युबल था तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ये एक्वस हो गए। बैलेंसिंग करने के लिए यहां पर 2 लगा देंगे। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? लेड एक्वासाइन, क्लोराइड एक्वासाइन, और रिएक्ट कर रहे हैं PbCl2 देने के लिए। बेटा एब्सोल्युटली क्लियर। 2 क्यों लगाया? अरे बेटा बैलेंस करना है ना, यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 नहीं लगाओगे यहाँ पर? 2 क्लोरीन है ना यहाँ पर, यस और नो? सोमिया उसने क्या कहा था? नेम अ लेड कंपाउंड विच कैन बी यूज इन दिस रिएक्शन। कौन से रिएक्शन में जिसमें लेड आइंस आए हैं? लेड आइंस और एक्वस क्लोराइड आया है, और क्या बनाया है? इनसॉल्युबल लेड क्लोराइड बनाया है। तो कह रहा है लेड क्लोराइड बनाने के लिए लेड का कौन सा कंपाउंड लेंगे? लेड क्लोराइड बनाने के लिए लेड का कौन सा कंपाउंड लेंगे बताओ? तो मैंने आपको बताया कि इनसॉल्युबल सॉल्ट में सर ने नहीं सिखाया। और इनसॉल्युबल सॉल्ट में नहीं सीखा आपने कि मेरे बच्चे कि पॉजिटिव आइन जो है वो नाइट्रेट के साथ लिया जाएगा, नेगेटिव आइन जो है इनमें से किसी के साथ लिया जाएगा। तो ये क्या था? लेड पॉजिटिव आइन था तो इसको नाइट्रेट के साथ ले लिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो ओके। नेम दी अदर इनसॉल्युबल क्लोराइड। हाँ भाई, कौन कौन सी क्लोराइड? ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, बोलो, आगा पप्पू। तो आगा पप्पू में क्या करेंगे? AgCl लिख देंगे। सिल्वर क्लोराइड आ गई क्योंकि उसने लिखा हुआ था नेम अदर क्लोराइड। ठीक है जी। बेटा आयोनिक इक्वेशन लिखने वाला लेक्चर अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड सी दैट लेक्चर, क्योंकि आयोनिक इक्वेशन लिखने में मैंने सिखाया है कि कैसे लिखना है होती है आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, पूरा एक लेक्चर डेडिकेटेड है, एसिड बेस का लास्ट लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं अटेंड किया है तो प्लीज टेक दैट रिकॉर्डिंग एंड रेफर टू द लेक्चर। ठीक है, एसिड बेस का लास्ट लेक्चर है आयोनिक इक्वेशन, हाउ टू राइट एन आयोनिक इक्वेशन। ये पूरा डेडिकेटेड लेक्चर था। एक लेक्चर में सिर्फ आयोनिक इक्वेशन ही लिखी है। उसके बाद मेरा बच्चा अगर ऐसा सवाल करेगा तो फिर मेरा दिल जलेगा कि नहीं जलेगा कि एक एक चीज स्पून फीड करने के बाद बच्चा कहे सर ये क्या है।
भाई यही है। तो आयोनिक, जिसको आयोनिक इक्वेशन लिखने में मसला है, एसिड बेस के चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स में लास्ट लेक्चर रेफर करें। लास्ट लेक्चर वाज अबाउट आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस की भी है वहां पर हमने। चलो, क्वेश्चन 3 पर आ गए। ये क्वेश्चन कितने मार्क का था भाई जो खत्म हुआ? 18 मार्क का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहां तक हम लोग क्लियर हैं, यस और नो? यहां तक क्लियर हैं? चलो, द क्वेश्चन इज अबाउट एसिड बेस इन एल्कलीज। पहले ही बता दिया, रेडी हो जाओ। एसिड बेस का चैप्टर खोल लो अपने बुक में, अपनी नोट्स में एसिड बेस का चैप्टर खोल लो बेटा। क्या है बेटा? पहला सवाल, डिफाइन द टर्म बेस। क्या होता है बेस? पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दोगे। सब्सटेंस विच कैन, बोलो। सब्सटेंस विच कैन क्या करता है बेटा? रिलीज OH नेगेटिव आइन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आइन इन एक्वस सोल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में क्या कर सकता है बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड आइन दे सकता है, उसे हम बेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये भी बेस का क्राइटेरिया है, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर वाला किसी ने लिखा है वो भी ठीक होगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं गाइस एंड गर्ल्स? हाँ जी, एक्वस लाजमी। अल्कली किसे कहते हैं? वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? बेसिस soluble in water। बेसिस soluble in water। आगे चलो। थाइमोफ्थिलीन इज एन इंडिकेटर। बेटा थाइमोफ्थिलीन मैंने आपको पढ़ाया था, आपके सिलेबस में नया इंडिकेटर है। देखो आपके सिलेबस का है तो कोई कलर लिखा हुआ नहीं है। NaOH क्या होता है? बेस। थाइमोफ्थिलीन का बेस में कलर क्या था बेटा? बेस में क्या था? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। और एसिड में क्या होता था? कलरलेस। वेरी गुड। एसिड में क्या होता था? कलरलेस। अगेन आप अपने नोट्स खोल लीजिए, नोट से आपको कंफर्मेशन मिलती जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज आपने इस नाचीज के हाथों से सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, लिखी हुई है। तो अपने नोट्स को थोड़ी वैल्यू दें और तरीके से। और जो साल भर नोट्स नहीं बनाते रहे ना, कि सर लिखे जा रहे हैं स्क्रीन पर और बच्चा जो है सर स्क्रीन शॉट कर रहा है, उनके पास नोट्स भी कंप्लीट नहीं होते। इवेंचुअली क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई ये भी नहीं आता मुझे, तो ये भी नहीं आता। भाई नोट्स प्रॉपर होंगे तो जवाब आएगा ना। चलो आगे चलो। Use the information in table 3.1. Identify the substance with the highest concentration of H ions. हाँ भाई, H ions जो ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा? जो हाईएस्ट H ions देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच ज्यादा होती है या कम होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच ज्यादा होती है या कम होती है, बोलो? कम होती है। तो आओ भाई चलो, किसकी पीएच सबसे कम है गाइस एंड गर्ल्स? HNO3 की। सिंपल हो गया। तो उसने क्या कहा भाई कि एक्सप्लेन योर आंसर। तो सब्सटेंस कौन सा डिटेक्ट किया आपने बेटा, बोलो? HNO3। और कैसे डिटेक्ट किया? एज इट हैज द लोएस्ट पीएच। एट इट हैज द लोएस्ट पीएच। या कोई बच्चा चाहे तो यूं भी लिख सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लो पीएच। दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लो पीएच। ठीक है, लो पीएच मींस इट हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। यस रामन। आगे कहता है नेम एन इंडिकेटर विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विद द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जिससे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए? तो मेरे बच्चे चूंकि इसमें पीएच चेंज कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बेटा कौन सा इंडिकेटर होता है जो हर दफा इस्तेमाल हो सकता है, कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है? वेरी गुड, इट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर। वेरी गुड, इट्स यूनिवर्सल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर देगा, pH 1 पे क्या कलर होता है यूनिवर्सल इंडिकेशन? याद है, कलर चेंज पढ़ाया था आपको। विब ग्योर, विब ग्योर। 1 से 2 में क्या होता था? रेड। फिर 3 to 4 में क्या होता था? ऑरेंज। फिर बोलो बेटा, अल्लाह आपका भला करे, 5 to 6 में क्या होता था? येलो। फिर 7 to 8 में क्या होता था? ग्रीन। फिर 9 to 10 में क्या होता था? ब्लू। उसके बाद 11 to 12 में क्या होता था? इंडिगो। और उसके बाद 13 to 14 में क्या कलर चेंज होता था? वॉयलेट। ये आपको विबग्योर वाले स्टाइल में हमने किया था, है ना बेटा?
तो यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर लेंगे। कंप्लीट द इक्वेशन, चलो भाई इक्वेशन कंप्लीट करने आ गई। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की इक्वेशन लिखने का कोई तरीका सर ने बताया था कि क्या करना है? जुमला याद आएगा, एच को उड़ाना है और रिएक्शन को बनाना है। तो कहता है कंप्लीट द इक्वेशन टू शो डिसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। डिसोसिएशन मतलब इसको ब्रेक करके दिखाओ। कैसे ब्रेक होता है बेटा? एच आइन अलग कर लो, तो जब CH3COO और H पॉजिटिव आइन अलग हुआ तो पीछे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? इट वुड बी CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इज दैट क्लियर गाइस एंड गर्ल्स? चलो आगे चलो। राइट द आयोनिक इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द एसिड बेस रिएक्शन। क्या तुम्हें सर ने कोई जुगाड़ बताया था? बोला था एसिड बेस रिएक्शन आता है, और जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन आएगा क्या तुम्हें बताया था कैसे लिखोगे? एसिड बेस रिएक्शन हमेशा कैसे लिखा जाता है? एसिड, अरे राइट एन आयनिक इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एनी एसिड एंड एनी अल्कली। एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी अल्कली ले लो, एग्जामिनर ने फ्री छूट दे दी है। और आयोनिक इक्वेशन लिखो तो क्या बताया था सर ने कि कोई भी एसिड बेस लोगे उसकी इक्वेशन सिर्फ, अगेन आयोनिक इक्वेशन वाला लेक्चर याद करो। कोई भी एसिड लोगे, कोई भी बेस लोगे, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यही बनेगी। यस और नो? ये पढ़ाया था कि कोई भी एसिड बेस की इक्वेशन आयोनिक होगी, हमेशा यही होगी, और करके भी दिखाया था कैसे होगी। अभी के लिए डायरेक्टली याद रखें, एच और ओ एच, एसिड बेस इक्वेशन की आयोनिक इक्वेशन हमेशा यही बनती है, एच प्लस ओ एच गिव्स H2O। रिवर्सिबल का साइन यूज करेंगे, हाँ कर कर लें। आपके ओ लेवल में भी पकड़ नहीं है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की वैसे। आगे चले बेटा, मोल का सवाल आ गया, मोल का। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बेटा यहां तक क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है क्योंकि अगला सवाल कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेटर निकालो। आर वी ऑल गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? यस और नो? गाइस एंड गर्ल्स प्लीज रिस्पॉन्ड। चलो आगे चलो बेटा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट, कल ही मोल किए हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि आप कर लेंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, ठीक है जी। क्या कहता है देखो, डेटा पकड़ो, कल मोल करके गए हो सारे के सारे। 20 cm³ ऑफ 0.15 मोल पर टीएम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज गिवन है गाइस एंड गर्ल्स? ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। रिएक्ट विद 25 cm³ ऑफ HNO3, ये क्या है? ये क्या है? HNO3 का बोलो वॉल्यूम है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, और आपको आंसर किस यूनिट में देना है? ग्राम पर डीएम क्यूब में। मेंशन किया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन आंसर किस में मांगा है? ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो एंड में देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। अब देखो कहता है यूज दी फॉलोइंग स्टेप, आपको स्पून फीड कर रहा है कि कैसे करना है। कहता है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डेटा मेरे पास है या नहीं है? बोलो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डेटा है या नहीं है? बोलो। बिल्कुल है। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगेगा करिया? N = C × V अपॉन, बोलो 1000। सी की जगह क्या आ जाएगा? 0.0150। वॉल्यूम की जगह 20 डिवाइडेड बाय, बोलो 1000। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, वर्किंग लाजमी शो करना, आंसर बताओ। आंसर क्या है? अबे कैलकुलेट कर लो, आंसर बता दो। 0.0003, यही आ रहा है सबका? 0.0003 आ रहा है, ओके ठीक है। फिर कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 विच रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा मैंने कल क्या बताया था? करिया शान से अनुषा, कि जब दो चीजों के दरमियान रिलेशन आ जाए तो क्या लगाते हैं? बोलो रेशो। क्या लगाते हैं? रेशो। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रेशो ले लेंगे किसके साथ? HNO3 के साथ। जरा गौर से देखो इक्वेशन में रेशो है या नहीं है? किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं गाइस एंड गर्ल्स? यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल्स हैं, तो किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं बेटा? ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल्स हैं। अभी आपने किसके मोल्स निकाले हैं? इसके। तो इसके कैसे निकलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दोबारा समझ समझ आया बेटा? HNO3 को किसके साथ कनेक्ट करने को कह रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमने कल पढ़ा था कि जब भी दो चीजों को कनेक्ट करेगा क्या निकालेंगे? रेशो। तो रेशो के लिए क्या हुआ? इसके साथ 2 मोल्स थे, इसके साथ एक, ये वही नाजिल हुई नहीं भाई, ऊपर लिखा हुआ था ये रहा। ठीक है जी, 2:1 है। तो भाई इसके मोल्स हमने निकाले थे 0.0003, और इसके मोल्स x हैं। करो बेटा सॉल्व। मोल्स की रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल है, रिकॉर्डिंग ले लें। बेटा बताओ आंसर क्या आ रहा है? 0.0006।
मुनीजा, आप कल, अगर आप कल के सेशन में नहीं थी मुनीजा, कल का एटीपी सेशन आपने अटेंड नहीं किया मुनीजा? जो गुजरा हुआ कल है उसमें एटीपी सेशन आपने अटेंड नहीं किया मुनीजा? क्यों बेटा? आप क्या लेट रजिस्टर हुए हो हमारे पास? बेटा कल तो पूरा पूरा लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर मोल्स पे ही था बेटा। तो अगर कल वाली क्लास भी अटेंड की होती तो ये मोल्स तो आपके लिए हलवा हो जाते। फिर क्या कहता है, कॉल कॉल कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। बेटा कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जल्दी बताओ। आपको मोल चाहिए भाई, फॉर्मूला क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का, एन इज इक्वल टू सी वी अपॉन 1000। तो क्या क्या चाहिए होता है मुझे बेटा? अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मुझे मोल्स चाहिए, क्या ये आ गए मोल्स? यस और नो? क्या ये मोल्स आ गए, यस और नो? अच्छा जी, और मुझे क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम पता था? जी हाँ पता था। जरा गौर से देखें, क्या यहाँ पर HNO3 का वॉल्यूम गिवन था, यस और नो? HNO3 का वॉल्यूम गिवन था, यस और नो? तो बेटा सॉल्व कर लें, फॉर्मूले को पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब एन की जगह 0.0006 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्या आ रहा है, 0.024। बेटा वर्किंग, जो बच्चे कल तक मौजूद थे, वर्किंग सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कल वाले सेशन के बाद भी ये मोल्स की वर्किंग तो बिल्कुल ही क्लियर है ना बेटा, फॉर्मूला आपको पता है। अब उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। बेटा मोल को किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, मास में। मोल को किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, डू यू अग्री? मोल को किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, ग्राम। ग्राम क्या होता है, मास। तो मोल से मास कैसे बनाते हो, मोल से मास कैसे बनाते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, एमआर से। वेरी गुड। मोल को मास कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एमआर से। बेटा अगर एक्सपोनेंशियल करके आ रहा है कोई मसला नहीं है। तो बेटा HNO3 का एमआर ले लें, मोल्स हमारे पास क्या है, अभी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 0.024। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एमआर से। एमआर निकालो उसका कितना होगा, 0.024 मल्टीप्लाई बाय एमआर के लिए एच का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3। सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये फाइनल आंसर 63 है या एमआर 63 है? एमआर 63 है। अब बताओ 63 को मल्टीप्लाई करो 0.024 से, क्या आंसर आ रहा है, 1.512 ग्राम पर डीएम क्यूब। बेटा मुझे बताओ, सब क्लियर है इस सवाल में? देखो कल एटीपी वाले मोल करने के बाद अब तो ये बिल्कुल ही बच्चों वाला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कल इसी की तो प्रैक्टिस करके गए हो। दोबारा समझा दूं, देखो उसने सबसे पहले कहा मोल्स निकालो, आपने मोल्स निकाल लिए। उसके बाद उसने कहा कि HNO3 के मोल्स निकालो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रेफरेंस से रेशो कर लिया। फिर उसने कहा कॉन्सेंट्रेशन निकालो, आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। फिर उसने कहा मास निकालो, आपने मास निकाल लिया। आर यू ऑल गुड टू गो? क्लियर? एवरीबडी रिस्पॉन्ड। करिया, शानजे, अनुषा, आयशा, निमरा, नुमान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन, अब ऑर्गेनिक आ रही है बेटा, ऑर्गेनिक शुरू हो रही है, अपनी कॉपीज में ऑर्गेनिक खोल लो, अपनी कॉपीज में ऑर्गेनिक खोल लो बेटा। ताहा यार कह रहे हैं भाई वही मल्टीप्लाई बाय, अरे बेटा मुझे बताओ, जब आप मोल को मास में, अरे बच्चे हर बात बतानी है तुम लोगों को, मोल को जब मास में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करते हो, फॉर्मूला क्या होता है, मास जब बनाना होता है तो एमआर मल्टीप्लाई नहीं होता मोल से? जी। फिर चलो, द इक्वेशन शोज द रिएक्शन बिटवीन मेथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल। बेटा अब समझ गए होगे क्या ये क्या है, व्हाट इज दिस, इज इट कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो? एंड इज इट अल्कोहल, यस और नो? इज इट अल्कोहल, यस और नो? बेटा इसकी तो भरपूर प्रैक्टिस की हुई है ना आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल की। ऑर्गेनिक का रिवीजन करा दें, अरे लख दी लानत है। ऑर्गेनिक का रिवीजन अभी तो खत्म कराइए, ऑर्गेनिक दसों दफा कर, ऑर्गेनिक का कोई रिवीजन नहीं है। अगर पढ़ना है जाओ यूट्यूब पे, ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट है, वो पेपर से पहले दे दूंगा, वो रिवीजन होगा। ऑर्गेनिक तो बेटा इतनी डिटेल में, इतनी आखिर में पढ़ी है, अब रिवीजन करा दें, ये तो फिर जान लेने वाली बात है मेरे बच्चे। अच्छा एटीपी सेशन ज्वाइन किए थे हैदर खिलजी ने, तो बेटा यूट्यूब पे जाओ, ऑर्गेनिक पूरी डली हुई है, वहां से देख लो। चलो वहां से पूरी ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे देखकर उसे कवर करने। और अगर आपने जो है ना वो देखा हुआ होगा, तो जब मैं फ्लो चार्ट ऑर्गेनिक का कराऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और ऑर्गेनिक अगर प्रॉब्लम है तो आई वुड हाईली सजेस्ट गो एंड वॉच माई लेक्चर्स। ठीक है, वो जिन बच्चों ने लाइव क्लासेस में अटेंड किया है, दे कैन सेकंड के ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आपको पूरी ऑर्गेनिक
घोल के पिला देंगे। चलो आगे चलो बेटा, यहां पर देखो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, एक्स बन रहा है, क्या होगा एक्स, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है क्या बनता है गाइस एंड गर्ल्स, बोलो क्या बनता है गाइस एंड गर्ल्स, एस्टर बनता है। और क्या रिएक्शन लिखने का तरीका तुम्हें मैंने बताया था, देखो एग्जामिनर पूछेगा लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही बताता हूँ रिएक्शन कैसे लिखते थे, मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ कुछ बच्चों को। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ये था, तो पैटर्न मैंने आपको क्या रटवाया था, पैटर्न रटवाया था, क्या पैटर्न था कोई बताएगा। कार्बोक्सिलिक का एच हटाना है और वहां पर अल्कोहल की कार्बन चेन को लगाना है, यही था ना पैटर्न। कि मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एच और ओ एच मिलके बना लेंगे वाटर, और ये C2H5 आके यहां लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, CH3COO, C2H5, यस और नो। ठीक है, इसी तरह कोई और एग्जांपल देख दो। आ गया C3H7COOH, रिएक्शन कराना है C9। बेटा जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा जो सिर्फ एटीपी सेशन के लिए आए हैं वो भी सीखो। बच्चों को ये रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन का बहुत ही मुश्किल लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, हमने इसकी भरपूर प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह की हुई है। क्या पैटर्न है, पैटर्न रटो। पैटर्न क्या है, कार्बोक्सिलिक के एच को हटाना है, पूरे क्वेश्चन की एबीसीडी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कार्बोक्सिलिक के एच को हटाना है, यहां से OH वाटर बना लेगा, और बोलो क्या होगा, ये कार्बन चेन यहां आ जाएगी। बताओ प्रोडक्ट का फॉर्मूला, C3H7COO C9H19, इज दैट क्लियर, यस और नो। चलो अब अपने सवाल पे चलते हैं। तो जिन बच्चों ने एटीपी में ज्वाइन किया हुआ रिलेट कर पाए क्या करना है, अब यहां पर भी रिलेट कर लोगे। यहां पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो क्या करना होगा, एच को हटाना होगा और इस कार्बन चेन को एज इट इज यहां पर लगाना होगा, यस और नो। तो अब सवाल देखते हैं क्या पूछते हैं। इन द इक्वेशन मेथेनोइक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला HCOOH, नेम दिस टाइप ऑफ फार्मूला। हाँ भाई, COOH वाले फार्मूले को क्या कहते हैं, इस तरह के फार्मूले को क्या कहते हैं गाइस, जिस फॉर्मूले में आप बॉन्ड्स नहीं दिखाते। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं भाई लल्ले, फॉर्मूला किस तरह से होते याद है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिखाया था और डिस्प्लेड फॉर्मूला सिखाया था। स्ट्रक्चर डिस्प्लेड क्या होता है, जिसमें सारे बॉन्ड शो हुए हुए होते हैं, यस और नो। और स्ट्रक्चरल क्या होता है, जिसमें बॉन्ड शो नहीं हुए हुए होते। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, डिस्प्लेड है कि स्ट्रक्चरल है। देखो जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक की हुई है ये सारी चीजें डिस्कस हुई हुई है क्लास के अंदर, जिन बच्चों ने नहीं की हुई उनके लिए भी कोशिश करो रिवीजन करें। हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह से शो कर सकते हैं ना, एक जब सारे बॉन्ड्स दिखाते हैं इसे कहते हैं डिस्प्लेड, और अगर सारे बॉन्ड्स नहीं नजर आ रहे सिर्फ एटम्स नजर आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर। तो उसने कहा था नेम द टाइप ऑफ फार्मूला। अब कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के बैठ जाओगे तो जाहिर है फिर नंबर थोड़ी मिलेंगे। तो कौन से टाइप का फार्मूला है बेटा ये, बोलो, स्ट्रक्चरल फार्मूला। राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑर्गेनिक के पास पेपर पहले भी कराए थे और वहां भी सवाल आया था। मैंने कहा था इंपेरिकल डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले मॉलिक्यूलर बना लो। एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, CH2O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इंपेरिकल क्या होता है, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन। क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा। अगर ऐसा होता, जिन्होंने नहीं पढ़ा सीख लो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता C6H12O6 तो इसको सिंप्लीफाई करते और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनता, CH2O। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता CA4H8 तो इसको सिंप्लीफाई करते इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनता, CH2। समझ आ रही है। लेकिन चूंकि यहां पर आपने मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कैसे बनाया बेटा, कार्बन एक था, हाइड्रोजन दो थे, ऑक्सीजन दो थे, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए मेरे बच्चे एज इट इज लिख देंगे। क्लियर, दोनों का टू कैंसिल नहीं होगा चंदा, तीनों एक साथ कैंसिल होने चाहिए। दो कैंसिल नहीं होते, तीनों एक साथ कैंसिल होने चाहिए। यही भ्रम बच्चे ना मारे, इसीलिए एग्जामिनर ने दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ये यूं लिख के आ जाएंगे, टू से टू को कैंसिल कर देंगे। भाई सिंप्लीफिकेशन तीनों पे एक साथ होगी, सिंप्लीफिकेशन तीनों पर एक साथ होगी। आगे चलो, नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एक्स। हाँ जी, पहले डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ, पहले रिएक्शन लिख के दिखा दें। रिएक्शन क्या था, HCOH था, और यहां क्या था बेटा बोलो, C2H5OH। क्या बनेगा बेटा बताओ, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे बोलो, वाटर, और प्रोडक्ट क्या होगा, HCOO C2H5, यस और नो।
क्या यही प्रोडक्ट होगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूले की जगह मॉलिक्यूलर लिख दिया, जी हाँ रामीन, गलत हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर तो ऐसे लिखा जाता है ना बेटा। मॉलिक्यूलर तो ऐसे लिखा जाता है। ये ऐसे कौन लिखता है, HCO? अगर मुझे मॉलिक्यूलर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले कौन सा ग्रुप बनाओगे? COO। सीओ ग्रुप कैसे बनता है? क्या COO ग्रुप की बॉन्डिंग याद है सबको? ये आ गया COO ग्रुप, एस्टर का ग्रुप, COO ग्रुप। और उसके बाद यहां पर कितने कार्बन लगे हुए? दो। तो एक और दो। और यहां क्या लगा हुआ है? H, तो H। फिर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? चार। तो ये आ गया हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। दोबारा से देख लो एक बार। दोबारा से देख लो एक बार, अगर एक दफा में समझ में नहीं आया। रिएक्शन लिखना समझ आ गया? रिएक्शन में कैसे लिखना है? खास तौर पे जो ATP वाले बच्चे हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक का H हमेशा हटाओगे और अल्कोहल की जो कार्बन चेन है वो यहां लगा दोगे। तो अगर हमने ऐसा किया तो HCO एज इट इज आ गया और ये C2H5 यहां लग गया। क्या ये क्लियर है मुनीजा? मुनीजा ये रिएक्शन क्लियर है, यस और नो? हसन, रिएक्शन लिखने का तरीका समझ आता है? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने याद रखो कार्बोक्सिलिक का H हटाना है, अल्कोहल की कार्बन चेन को एज इट इज लगा देना। अब उसने डिस्प्लेड फार्मूला मांगा था, तो बेटा डिस्प्लेड फार्मूला कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर को देखते जाओ। सबसे पहले एक फंक्शनल ग्रुप बना दो। एस्टर हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई घर से नहीं लेकर आए। ये एस्टर आ गया। उसकी तरफ यहाँ दो कार्बन है तो एक दो। फिर हर कार्बन पे आपको मालूम है टोटल चार डंडे होते हैं। तो H H H H H। और यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आ गया। ये आ गया डिस्प्लेड फॉर्मूला। उसके बाद बेटा नाम आ जाएगा। तो नाम हमने कैसे पढ़ा था? कैसे देते हैं एस्टर्स को नाम? एज अल्काइल। बोलो बेटा। अल्केनोएड। मैंने कहा था एस्टर्स में तो यही चीज एग्जाम में आती है, और देखो आ गई। इसको तो आपने गलती से भी कमजोर नहीं होना चाहिए आपका। तो अल्काइल किसको कहते हैं? इस वाले पार्ट को। और अल्केनोएड कहते हैं इस वाले पार्ट को। तो बेटा अल्काइल कितने कार्बन का अल्काइल है? दो। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथाइल। और ये कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेनोएट। चलो दिल में आ गया, लाओ। क्या याद रखोगे? एस्टर की नेमिंग की रिवीजन करा देता हूं। आओ नेमिंग की रिवीजन कर लेते हैं। CH3COO C3H7। जल्दी नहीं बताओ जो जो मैं पूछ रहा हूं। ये पार्ट कहां से आया है? अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से? खासतौर पे नए बच्चे हो बेटा, ट्राई टू पार्टिसिपेट। ठीक है, रिवीजन करा देता हूं, क्या याद रखोगे? बोलो। C3H7 ये कहां से आया? C3H7 अल्कोहल से। नए बच्चों से जवाब चाहिए मुझे। जो पुराने बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। ये अल्कोहल से आया है। और ये कौन सा पार्ट है बेटा? बोलो हमेशा से कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूं उसका नाम बताओ, तो नाम में हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को अल्काइल कहेंगे, इस पार्ट को अल्केनोइड। तो ये कौन सा अल्काइल हुआ बेटा? प्रोपाइल। और ये कौन सा अल्केनोइड हुआ? दो कार्बन है तो कौन सा अल्केनोइड हुआ? इथेनोएट। 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 चलो आगे देखो, एक और एग्जांपल देखो। सीख लो भाई, इसके बगैर पेपर नहीं हो सकता, ये सब लाजमी आएगा। C8H17 C00C3 नहीं, C7H15। हाँ भाई, अल्कोहल वाला पार्ट कौन है? क्या ये अल्कोहल वाला पार्ट है, यस और नो? और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, यस और नो? अरे जवाब तो देते जाओ बच्चे। लाइबा, मुनीजा, आयशा, उमैमा। ओके। अब कौन सा अल्कोहल यूज हुआ होगा? कौन सा अल्कोहल? सात कार्बन के अल्कोहल को क्या कहते हैं? सेवन कार्बन के अल्कोहल को क्या कहते हैं? हेप्टेनोल। और कितने कार्बन है यहां पर? यहां पर कितने कार्बन है टोटल? आठ है कि नौ है? आठ कार्बन है। तो आठ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है? ऑक्टेनोइक एसिड। तो बेटा इसको बनाने में यूज हुआ होगा हेप्टेनोल, और इसको बनाने में यूज हुआ होगा ऑक्टेनोइक एसिड। अब नाम बताओ। नाम बताओ, तो नाम कैसे देते हैं? अल्काइल अल्केनोएट। बोलो क्या नाम होगा? हेप्टाइल ऑक्टेनोएट। हेप्टाइल ऑक्टेनोएट। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? एक और एग्जांपल देख लो, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। रिएक्शन लिखने का पैटर्न भी बता दिया, H हटा के रिएक्शन लिखना होता है, ये देख लो। C5H11COO C5H11। एस्टर आ गया। हाँ भाई, ये वाला पार्ट अल्कोहल से। कौन सा अल्कोहल यूज हुआ होगा इसको बनाने में? कौन सा अल्कोहल यूज हुआ होगा? कौन सा अल्कोहल यूज हुआ होगा? मैंने
ओहो, 9 है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैंने गलती कर दी भाई। ऑक्टेनोइक एसिड नहीं था, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं बेटा, ये नोनेनोइक था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। चलें, इसको इसको करो बेटा। ये क्या है? C5H11, बताओ ये क्या है, कौन सा अल्कोहल यूज होगा बेटा? पेंटे पेंटेनोल। और यहां पर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, 5 कार्बन का कि 6 कार्बन का? ओमेमा, मुनीजा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा बेटा? 6 कार्बन का हेक्सेनोइक एसिड। वेरी गुड। ठीक है, अब नाम बताओ, मुनीजा, लाइबा, नाम बताओ मुझे बेटा इसका। पहले किसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं, बोलो क्या नाम होगा? अल्काइल अल्केनोएट, बताओ क्या नाम होगा, मुनीजा, लाइबा। अरे वो मैंने करेक्ट कर दिया ना बेटा, 9 है, इसको ठीक कर लो। पेंटाइल हो गया, और पेंटाइल के बाद ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनोएट। जवाब मुनीजा की तरफ से नहीं आया, लाइबा की तरफ से नहीं आया। बेटा क्या ये समझ आता है, मुझे जवाब दो, पेंटाइल हेक्सेनोएट होगा, यस और नो? चल, चलो रिवीजन हो गई, वापस चलते हैं। कहाँ गया सवाल यार? लो, सवाल ही गायब हो गया, माशाल्लाह। ओ, चलो जी। तो डिस्प्ले, यहां तक हम लोग आ गए थे, डिस्प्लेट फॉर्मूला से आगे चल रहे हैं बेटा। आगे की वर्किंग सॉल्व करने जा रहा हूं। डिस्प्लेट तक आ गए थे। ठीक है, एक मिनट बंद करके खोल लूं, वो हैंग हो गया मेरे ख्याल में। यहां तक आ गए थे भाई। चलिए कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। बेटा पेपर खत्म हो जाएगा, क्लास एंड हो जाएगी। पेपर खत्म होगा, क्लास एंड हो जाएगी, तो बेटा डिस्प्लेट फॉर्मूला और नेम अगर सब पता चल गया, बताओ क्या नेम होगा इसका, वापस से शुरू करो इसको। इसका क्या नाम होगा, इथाइल मीथेनोएट। क्या नाम होगा? इथाइल मीथेनोएट। और उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले एस्टर बनाओगे, यस और नो? उसके बाद यहाँ 2 कार्बन लगाए थे मैंने, इनकी वैलेंसी पूरी करोगे, और यहाँ H लग जाएगा। अभी हम लोग क्लियर है इसमें, यस और नो? अभी बिल्कुल क्लियर है स्ट्रक्चर में। आगे चलो। दिस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड रीचेज इक्विलिब्रियम विद इन अ क्लोज सिस्टम। अच्छा बेटा, अभी रिवर्सिबल रिएक्शन का मैंने सैटरडे संडे को रिवीजन कराया है। रिवर्सिबल रिएक्शन का तो अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने अटेंड किया था वो आराम से जवाब दे सकेंगे। तो सवाल पहले क्या पूछता है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्लोज सिस्टम। हाँ भाई, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? ये तो बहुत बहुत ही कॉमन सेंस है। अ सिस्टम, क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे? अ सिस्टम फ्रॉम वेयर नथिंग कैन गो आउट और कम इन, और लीव आउट और कम इन, गो आउट और कम इन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर कोई चीज बाहर ना जा सके, कोई चीज अंदर ना आ सके, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। आगे चलो बेटा। द स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम। बेटा तुम्हारे टीचर ने अभी रिवीजन में भी 2 कैरेक्टरिस्टिक जो इक्विलिब्रियम की होती हैं तुम्हें अलग से नोट कराई थी। 2 कैरेक्टरिस्टिक जो इक्विलिब्रियम की होती हैं, क्या नोट कराई थी? अभी याद दिलाता हूं, अभी याद नहीं आएगा। अभी अभी याद दिलाने के लिए थोड़ा सा झिझोड़ना पड़ेगा, ये देखो। बेटा अभी रिवीजन वाले सेशन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स याद दिलाई थी, हाईलाइट करके लिखा था, ये देखो। कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं? वेरी गुड करिया। करिया तुम इंप्रेस कर रही हो माशाल्लाह। क्या लिखा था हमने? एट इक्विलिब्रियम स्पीड इक्वल होती है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक देखो, अभी अभी एग्जाम में पूछ ली ना एग्जामिनर ने, कि भाई स्पीड इक्वल होती है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो क्या कहता है बेटा, यहां पर वही कैरेक्टरिस्टिक है, लिखना होगा। क्या लिखेंगे? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स, क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। लेकिन क्या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है बेटा?
आंसर इज नो। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा? हाँ उसे लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो बेटा, इक्वल या कांस्टेंट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। और अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा इस बात को, उस रिवीजन सेशन में नहीं था, तो ये लो आज दिन में आया, दोबारा समझा देता हूं। देखो ए और बी का जब कन्वर्जन रेट बराबर हो गया, अगर एक मोल, कन्वर्जन रेट बराबर होने का मतलब क्या है कि एक मोल जब यहां जा रहा है तो एक मोल यहां भी आ रहा है। अगर ये 7 है और ये 8 है, लेट्स से अगर ये 7 है और ये 8 है, तो जब एक मोल इधर गया ये 9 हो गया, लेकिन एक मोल वापस इधर चला गया तो वापस 8 हो गया। इसी तरह जब इसमें एक मोल ऐड हुआ तो ये 8 हो गया, लेकिन एक मोल इधर वापस गया तो वापस 7 हो गया। तो जो वैल्यूज हैं वो फर्दर चेंज नहीं हो सकती। स्पीड की जगह रेट लिख सकते हो, यस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, राइटिंग तो किसी भी तरह से कर सकते हो ना। आइडिया क्लियर है बेटा? ये करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है बच्चों, यस और नो? आर दीज करेक्टरिस्टिक्स क्लियर टू एवरीबॉडी? स्पीड बिकम इक्वल, रेट बिकम कांस्टेंट। आगे चलें। चलो भाई, अब वो आ गया ली शेटलियर प्रिंसिपल के इफेक्ट आ गए बेटा, ली शेटलियर प्रिंसिपल के इफेक्ट आ गए, वही रिवर्सिबल रिएक्शन के। कंप्लीट टेबल 4.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी। तरीहा, शांजे, अनोशे, जिन बच्चों ने भी रिसेंटली रिवाइज किया है वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या था? प्रोडक्ट था ना बेटा। ऊपर आप एक्स क्या लिख कर आए थे? प्रोडक्ट बना रहे थे ना। तो कहता है एक्स के ऊपर जो है वो बताइए कि इन कंडीशंस का क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा जरा सवाल पे चलते हैं। रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है ना बेटा? जब एक्सोथर्मिक है तो हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट, याद है? एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट क्या होता था? एक्सो को हीट नहीं चाहिए, एक्सो को हीट नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर कम रखेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा। और टेम्परेचर ज्यादा रख देंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा और मोर रिएक्टेंट बनेगा। यही कॉन्सेप्ट था। हमने पढ़ा था एंडो एब्जॉर्ब हीट, तो ऐसा है कि एंडो को हीट चाहिए एंड एक्सो डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, रादर रिलीज हीट। इसका मतलब उनको नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए तो नहीं देने में फायदा होगा। तो मेरे बच्चे उसने कहा है टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो बताइए टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा और मोर प्रोडक्ट बनेगा, यस और नो? बोलो भाई। एक्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो? चलो दूसरा देखो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOH, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर ली। किसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर ली? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की? ये देखो, HCOH क्या था? रिएक्टेंट था। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट? बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। बैकवर्ड शिफ्ट आएगा तो एक्स टूट जाएगा। एक्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बच्चे? एक्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी। चलो आगे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ HCOOH एंड CH3, दोनों की डिक्रीज हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी अल्कोहल की भी, भाई दोनों की डिक्रीज करें तब भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो? भाई एक रिएक्टेंट हो A और B प्लस C और D, देखो बेटा इधर से, अगर मैं इसको डिक्रीज करूं तब भी बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, है भाई? और दोनों को डिक्रीज करूं तब भी बैकवर्ड शिफ्ट ही आएगा, यस और नो? और कैटलिस्ट इज रिमूव, कैटलिस्ट रिमूव करने से क्या होगा? क्या कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन में इफेक्ट डालता है? नहीं डालता। तो यहां हम क्या लिखेंगे? एक्स की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चल, कितने क्वेश्चन है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। ओ लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, लास्ट क्वेश्चन, बस चैप्टर पेपर खत्म होने वाला है बेटा। चलो फिर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बगैर गुजारा निश्ता मड़ा। जिन लोगों ने ऑर्गेनिक ढंग से नहीं पढ़ी हुई, प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड सी ऑल दी लेक्चर्स एंड उसको वन फुल एंड फाइनल तरीके से कवर कर लो, ताकि जान छूटे। ऑर्गेनिक के बगैर पेपर नहीं हो सकेगा। थ्योरी के पेपर में कम से कम 80 में से 18-20 मार्क ऑर्गेनिक के हैं। चलो शुरू करते हैं। ब्यूटेन and but1-ene are colorless gases at room temperature. Suggest why but1-ene diffuses quicker than butane. बेटा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट कौन सा चैप्टर आ गया? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ा था हमने? डिफ्यूजन किस चीज पर डिपेंड करती है, बोलो? दो चीजों पर, टेम्परेचर पर और मॉलिक्यूलर मास पर। यहां टेम्परेचर तो दोनों का रूम टेम्परेचर है, तो मॉलिक्यूलर मास देख लो। ब्यूटीन का मास क्या होता है? व्हाट इज ब्यूटीन? ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ। C4H8। और ब्यूटेन क्या होता है? C4H10।
किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? ब्यूटेन का। और ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो किसको तेज डिफ्यूज होना चाहिए बच्चों? ब्यूटीन को। तो भाई उसी ने यही तो पूछा है, सजेस्ट वाई, एक नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? ब्यूट वन इन हैज लो मॉलिक्यूलर मास, यस और नो? एज रो लो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बच्चे? हमें मालूम है ना बेटा, जो चीज जो है वो ज्यादा भारी होती है वो स्लोली डिफ्यूज होती है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो, चूंकि कम है, इसीलिए तेज डिफ्यूज होगा। आगे, आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स व्हेन ब्यूटेन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। हाँ भाई, कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट सबको रटे हुए हैं, क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो आगे चलो। One molecule of butane reacts with one molecule of chlorine in the presence of UV light। बोलो बेटा, ये रिएक्शन पढ़ाया है और तुम्हें सारी एग्जांपल्स कराई हैं, बड़ी मुश्किल मुश्किल वाली भी। क्लोरीनेशन का एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको मल्टीपल तरह के एग्जांपल्स कराए और बोला था कि पास्ट पेपर में आएगा, क्योंकि मीथेन बुक में है, लेकिन बुक एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर ब्यूटेन आ रहा है। देखो बेटा क्या करना है। ड्यूरिंग द रिएक्शन वन हाइड्रोजन एटम इन ब्यूटेन इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन, वी ऑलरेडी नो दैट। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच नीड्स अल्ट्रावायलेट लाइट। हाँ भाई, जिस रिएक्शन में लाइट चाहिए हो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन नहीं बेटा, जिस रिएक्शन में लाइट चाहिए हो। अरे 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 अरे, क्या कहते हैं इसे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट जिसमें चाहिए हो, लाइट पर मेंशन कर रहा है ना बेटा, जिस रिएक्शन में लाइट चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये कहां पढ़ाया था मैंने, याद करो? जब मैंने तुम्हें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के डिफरेंसेस बताए थे, वहां पर मैंने लिखा था कि एनी रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लाइट इज व्हाट रेफर्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलो, स्टेट द पर्पस ऑफ लाइट हेयर। हाँ भाई, लाइट क्या कर रही है? लाइट के बगैर रिएक्शन नहीं हो रहा, तो लाइट की वजह से क्या हो रहा है बोलो? स्टेट द पर्पस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इन दिस रिएक्शन। प्रोवाइड, वेरी गुड, टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। भाई एक रिएक्शन नहीं हो रहा था, आपने लाइट दी है, और लाइट देने से वो रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? कि लाइट का रोल क्या हुआ बेटा? उसने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल, एक्टिवेशन एनर्जी से करेक्ट है, हम पूरा टर्म बोलेंगे। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन वन एटम ऑफ क्लोरीन रिप्लेसेस अनदर एटम। ये क्या कहलाता है बेटा? अब बोल सकते हो, क्या बोलोगे इसको? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, एनर्जी लिख दें, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी भी होती है, आप इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहे हो। Determine how many different structural isomers can form during this reaction। हाँ, अब आया सवाल, मेरे बच्चे, कितने आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं? आए देखें बेटा, ये इधर देखिएगा, ये 4 कार्बन है। क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है बोलो? बेटा आइसोमर्स के लेक्चर में रेफर करो। क्लोरीन यहां लग सकता है, यस और नो? बोलो। यहां लग सकता है, और दूसरा क्या है? अगर यहां लगेगा तो ये पोजीशन नंबर 1 है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? क्लोरीन कहाँ लग सकता है? यहां लग सकता है, तो ये पोजीशन क्या होगी? पोजीशन 2। लेकिन जब क्लोरीन, मुझे बताओ, यहां लगेगा, 1 2 3 4 यहां लगेगा, तो इसे हम पोजीशन 3 काउंट करेंगे या पोजीशन 1 काउंट करें, पोजीशन 2 ही काउंट करेंगे? पोजीशन 2 ही काउंट करेंगे, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हुई फिर? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? 2 हुई। दोबारा से देख लो बेटा, ये अच्छा सवाल है। आइसोमर वाले सवालों में बच्चे फंस जाते हैं, वो कहता है कितनी पॉसिबिलिटीज है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो भाई क्लोरीन यहां जाके सब्स्टिट्यूट हो सकता है पहले कार्बन पर, क्लोरीन दूसरे कार्बन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्लोरीन 30, जब मैंने क्या बताया था जब आइसोमर पढ़ाया था, कि नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहां से रेडिकल ब्रांच करीब होती है, तो जब यहां से लग रहा है नंबरिंग यहां से हो रही है, 1 2 3 4, यहां से यहां पर लगा तो नंबरिंग तब भी यहां से हुई, लेकिन जब यहां पे लगेगा तो बेटा यहां से करीब होगा, इसलिए नंबरिंग का रूल चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 यहां से नंबरिंग होगी। तो इसलिए अगर क्लोरीन यहां अटैच हो तो वो पोजीशन 2 ही कहलाएगी, क्लोरीन यहां अटैच हो तो क्लोरीन पोजीशन 1 ही कहलाएगी। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई फिर? कितनी पॉसिबिलिटीज हुई गाइस? बोलो। 2 पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 2, 1 वाली और 2 वाली। आगे कहता है व्हेन ब्यूट वन इन, अब सवाल देखो गौर से, व्हेन ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन कह रहा है बेटा, यानी एल्कीन की बात कर, ब्यूट वन इन का मतलब क्या हुआ? कि 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है? 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है? पहले पर। रिएक्ट विद स्टीम।
हाँ भाई, ये पढ़ा है आपने, अल्कीन का रिएक्शन स्टीम से एक जगह एच ऐड हो जाता है और एक जगह ओ एच ऐड हो जाता है, यस और नो? एक जगह एच ऐड हो जाता है और एक जगह ओ एच ऐड हो जाता है, यस और नो? ठीक है ना, अल्कोहल बनता है, यस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच इज यूज इन दिस रिएक्शन। हाँ भाई, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता था, याद करो। वेरी गुड, H3PO4, या जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये आपके सिलेबस का रिएक्शन है, सीधा सीधा H3PO4 यूज होता था। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है कि सर इस तरह तो हमेशा दो बनेंगे। बेटा हमेशा दो नहीं बनेंगे। अगर मान लो 5 कार्बन होते तो क्लोरीन यहां लगता तो 1 होता, यहां लगता तो 2 होता है, यहां लगता तो 3 होता, तो 3 पॉसिबिलिटी हो जाती ना। क्लियर? चलो, लास्ट पार्ट आ रहा है, बस खत्म होने वाला है बेटा। नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द टू पॉसिबल प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? कौन से प्रोडक्ट? किसके रिएक्शन के प्रोडक्ट बोलो? किसके रिएक्शन के प्रोडक्ट? ऊपर रिएक्शन बोला था, ब्यूट वन इन रिएक्ट्स विद स्टीम। चलो यही देख लो, ये ब्यूटीन है, ब्यूट वन इन क्या है? यही है। रिएक्शन किससे हो रहा है? स्टीम से। कह रहा है दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बताओ। बेटा दो प्रोडक्ट की, कैसे पता चला डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे? अबे लिखा हुआ है ना, ब्यूट वन इन। ऑर्गेनिक बिल्कुल ही फारिग चल रही है लग रहा है। बेटा दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बताओ। अब यहां दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। बेटा पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एच यहां अटैच हो जाए, ओ एच यहां अटैच हो जाए, यस और नो? पहली पॉसिबिलिटी क्या है? एच यहां अटैच हो, ओ एच वहां अटैच हो, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो। यहां एच अटैच कर देते हैं और वहां पर ओ एच अटैच कर देते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी तो है कि ओ एच यहां अटैच हो जाए और एच यहां अटैच हो जाए, यस और नो? क्या दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हमने एच यहां अटैच कर दिया और ओ एच यहां अटैच कर दिया तो दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यस और नो? तो यही वो कह रहा है कि भाई आप दोनों पॉसिबिलिटीज बनाकर बताओ, क्योंकि अगर आप ऐड कर रहे हो तो एडिशन में प्रोडक्ट तो एक ही बनता है। जब उसने कहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं तो बना के दिखानी है, तो बनाए। क्या होगा पहली पॉसिबिलिटी में? एक दो तीन चार, एक में एच यहां अटैच कर दिया, ओ एच यहां अटैच कर दिया, और दूसरे में क्या किया बेटा? एक दो तीन चार, एच यहां अटैच कर दिया और ओ एच यहां अटैच कर दिया। बाकी वैलेंसीज पूरी कर दो हाइड्रोजन से। बाकी वैलेंसीज किससे पूरी हो जाएंगी सारी? हाइड्रोजन से। ये बात समझ आ गई गाइस एंड गर्ल्स? भाई आपके पास ब्यूट वन ईन था, ब्यूट वन ईन में या तो एच यहां लगाते, ओ एच यहां लगाते, ये पहली पॉसिबिलिटी थी, या एच यहां लगाते, ओ एच वहां लगाते, दूसरी पॉसिबिलिटी थी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। नाउ नेम बताना है इसका। बेटा इसमें 4 कार्बन का कंपाउंड है, अल्कोहल को कैसे नाम करते हैं? एज अल्केन। बोलो, एज अल्केनोल। तो मेरे बच्चे इसमें ओ एच किस पर है? पहले कार्बन पर है, तो उसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटेन वन ओल। और इसमें अल्कोहल कौन से कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर, तो इसका क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन टू ओल। इज दैट क्लियर? ब्यूटेन वन ओल, ब्यूटेन टू ओल। क्लियर? चलो, उसके बाद कहता है ब्यूट वन इन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। हाँ भाई, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में पॉलीमराइजेशन कौन सी वाली होती है? मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़ा है। कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है? जी सर, सिलेबस में है, क्यों नहीं है भाई, क्या कर रहे हो? ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है क्या सही से? बेटा कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है बेटा? एडिशन होती है, वेरी गुड। ड्रॉ द पार्ट ऑफ पॉलीमर टू शो कितने रिपीट यूनिट? 3 रिपीट यूनिट। तो बेटा सर ने आपको कोई ट्रिक बताई थी इसकी? बिल्कुल बताई थी। याद करो, पहले आप ब्यूट वनीन बना लो। क्या ब्यूट वनीन ऐसे ही बनेगा? ये आपके पास आ गया ब्यूट वनीन, यस और नो? अब मैंने क्या बताया था कि पहले से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो? ये वाली फॉर्म में। डबल बॉन्डेड कार्बन को इकट्ठा करो, और उसके बाद देखो राइट वाले कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? दो हाइड्रोजन, ऊपर नीचे लगाओ। और लेफ्ट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, यस और नो? लेफ्ट वाले कार्बन पर एक तरफ H लगा हुआ है और एक तरफ C2H5 लगा हुआ है।
ये वाले पैटर्न की प्रैक्टिस की थी। वंस यू कन्वर्ट द होल थिंग इन दिस पैटर्न, अब क्या करना था? जो मोनोमर होता है वही, क्या सारा सिखाया था? जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर भी होता है। तो आपने क्या करना था कि मोनोमर को ही रीड्रॉ करना था, और क्या चेंज लाना था? डबल बॉन्ड, बोलो, डबल बॉन्ड उड़ा देना था, डबल बॉन्ड उड़ा देना था, और इनको आपस में कनेक्ट कर देना था। यही चीज आपने सीखी थी, यस और नो? आपने यही कंसेप्ट सीखा था बेटा। बच्चा, मैक्रो मॉलिक्यूल का लेक्चर अगर आपको याद है तो मैक्रो मॉलिक्यूल में एडिशन पॉलीमराइजेशन सीखी थी ना, और वहां पर पॉलीमर के रिपीट यूनिट बनाना भी सीखे थे, बल्कि पास पेपर भी मैंने कराए थे। और पास पेपर के अंदर भी मेरे बच्चों, पास पेपर के अंदर भी ये सवाल आ चुका है रिपीट यूनिट ड्रॉ करने वाला। तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तभी आप फंसोगे, वरना नहीं फंसोगे। ठीक है जी। ओ लेवल वालों के लिए है बेटा, जाहिर है ओ लेवल वालों के लिए। क्या कर रहे हो बेटा, कैसे सवालात कर रहे हो उसे? तो पार्ट ई कैसे हुआ? पहले तो आपको याद है कि जब डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में आ जाता है तो उसमें कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है बेटा? एडिशन। उसैद के सवाल बता रहे हैं कि उसैद ने सिलेबस कितना अच्छा कवर किया है अभी तक। एडिशन होती है। और फिर अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ये रिपीट यूनिट कैसे बनाते हैं। तो आपको कंपाउंड वाज गिवन इन दिस फॉर्म, है ना, ये वाली फॉर्म थी। तो याद करो अरबा, मैंने क्या बताया था कि आप हमेशा क्या करोगे, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। अब लगता है मुझे एविडेंस देने के लिए तुम लोगों को ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में ले जाना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें याद नहीं आएगा। इज्जत ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में याद दिलाना पड़ेगा। ये देखो, ये स्क्रीन पे आ रहा है स्क्रीन पे सर ने ऐसी एग्जांपल कराई हुई है क्लास में, या नहीं कराई हुई है? ये देखो, ये आपको एग्जांपल यहाँ टेढ़ी टेढ़ी करके लिखी है, हमने इसको कन्वर्ट किया है ये वाली फॉर्म में, और ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया कि कैसे करना है, नहीं करना है। यस और नो? ये इतनी सारी एग्जांपल नई नई क्यों की थी? इसी दिन के लिए की थी। गुड टू गो? क्लियर है बच्चों? दैट्स इट। पेपर खत्म, पैसा हजम। पेपर खत्म हो गया, 80 आउट ऑफ 80 का पेपर है ये। खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर? कोई सवाल है तो अभी आप पूछ लें बेटा। जिसको सवाल है वो अनम्यूट कर रहा हूं मैं, हैंड रेस कर लें। जिन बच्चों की दूसरी क्लास है वो जा सकते हैं। जिनको सवाल है वो हैंड रेस कर लें, मैं आपको आपका सवाल ले लेता हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तूबा भवानी जी, तूबा भवानी बोलो। सर। जी बोलो। सर ये इसका बता दें, ये समझ में आएंगे लास्ट बार। ये वाला, जी सर। तुमने एडिशन पॉलीमराइजेशन मेरे साथ अटेंड किए या नहीं किए, बताओ। सर किया है लेकिन भूल गया। अब ये तो बच्चे पेपर इतने करीब आए, देखो पहले ब्यूटवरीन बनाओ। ब्यूटवरीन क्या है? चार कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और बाकियों की वैलेंसी पूरी करो। यहाँ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ दो आ जाएंगे, यहाँ तीन आ जाएंगे। ये तो ब्यूटवरीन है। अब जब हमें पॉलीमराइजेशन करनी होती है तो मैंने क्या कहा था कि हम इस वाले पैटर्न को कन्वर्ट करते हैं वो ये वाले पैटर्न में, जो ऊपर नीचे वाला पैटर्न होता है। तो कैसे करते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन ले लेते थे। तो आप ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये वाले ले लिए आपने। इस पर देखो राइट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? दो हाइड्रोजन, तो ऊपर नीचे दो हाइड्रोजन लगा दिए। लेफ्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये क्या है? C2, बोलो, H5। H5। वंस यू रीच दिस फॉर्म, फिर तो याद आएगा सर ने क्या बताया था कि जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है। ये याद है जुमला मेरा? तो इसमें वही यस। मोनोमर को रीड्रॉ किया आपने, और तीन रिपीट यूनिट बनाने थे। तो क्या किया, इधर से डबल बॉन्ड हटाया, इधर से डबल बॉन्ड हटाया, इधर से डबल बॉन्ड हटाया। हमने कहा था मोनोमर जो होता है वही रीड्रॉ करना होता है, बस डबल बॉन्ड हटा देना होता है। और ये कंटिन्यूटी का निशान लगा दिया, ये तीन रिपीट यूनिट बन गए आपके। अभी याद आया नहीं आया अभी भी? यस। पढ़ा था ना ये क्लास में या नहीं पढ़ा था? जी जी सर। चलो जी, दाऊद तुम्हारा सवाल ले लेते हैं। दाऊद शेख जी, बेटा बोलो दाऊद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले मुझे बताओ, पेपर समझ आया बेटा? कितना आया समझ में? पेपर समझ आ गया, ज्यादा आया है। ज्यादा आया? 70%? जी जी। कहाँ, कौन से पार्ट लगे डिफिकल्ट है? इतने नहीं लगे, जो नॉर्मल पेपर था डिफिकल्ट है बस। वो इसलिए डिफिकल्ट है कि रिवीजन बाकी है या पढ़े हाँ, ही वो नहीं है? रिवीजन बाकी है अभी थोड़ा सा। चलो जी हाँ, सवाल बस पूछो। मुझे ये पूछना था कि ईयरली पास पेपर कितने साल से करने हैं बेटा कि। कम से कम 2020, मैं बता चुका हूँ पहले भी, 2020 से लेकर 2024 तक सारे कर लो। ठीक है।
थैंक यू। मैं करा भी रहा हूं इसमें। अभी जिनका रिवीजन पूरा नहीं हुआ ना, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, थ्योरी में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिवीजन पास पेपर में करा रहा हूं, मेरे साथ रिवाइज हो जाएगा। आप कोशिश करो ज्यादा अपनी सिलेबस की लर्निंग कंप्लीट करो। एक बच्चे की सिलेबस की लर्निंग पूरी नहीं हुई भी और वो पास पेपर कर रहा है बैठ के, गधा है वो, गधा है, गधा है। उसको पहले अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी चाहिए ताकि पास पेपर में कॉन्फिडेंस आए। अब पास पेपर करने बैठ गया जोश जोश में, दोस्त कर रहे हैं, लर्निंग पूरी है नहीं, तो फिर जाहिर है कि कंफ्यूजन होगी। तो लर्निंग पूरी करो, मैं जो पास पेपर करा रहा हूँ उसके साथ रिवीजन हो जाएगी। जी अब्दुल रहमान बोलो। सर मुझे पूछना था, ये जो लास्ट पार्ट है हम्म। इसमें जो ये ब्यूटीन, पहले आपने ये जो क्या कहते हैं इसे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको कैसे लिखा सर? ये मुझे आता है लेकिन इसकी टेक्निक बता दें सर। ये तुम्हें आता है लेकिन तुम गधे हो, तुम मेरा दिमाग खा के रहोगे, है ना? ऐसा ही है। अरे हाँ, और सर अल्कोहल वगैरह में भी बनाने आ जाता है ये सब नहीं बनता मुझसे। क्यों नहीं पता बेटा? देखो लिखा हुआ है ब्यूट वन इन। ब्यूट का मतलब चार कार्बन, वन इन का मतलब पहले पे डबल बॉन्ड, उसके बाद तो वैलेंसी पूरी करनी होती है ना। ये तो आपने ऑर्गेनिक के बेसिक्स में सीखा हुआ है। और अब सर जैसे अल्कोहल वगैरह का आ गया, फर्ज करें सर ब्यूटेनॉल का आ गया, उसका ये देखो कैसे अभी आया था लिखेंगे? ब्यूटेन टू ओल। अबे तो एग्जाम में खुद बता रहे क्या करना। ब्यूट मतलब चार कार्बन, एक दो तीन चार। टू ओल का मतलब टू पे अल्कोहल, बाकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। अच्छा, टू ओल का मतलब कि जो ये लेफ्ट हैंड से दूसरी तरफ आएगा उस पे दो अरे वो लेफ्ट ले लगेंगे। लो राइट ले लो, स्टूल का मतलब सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन तुम इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मर्जी है। अगर तुम काउंटिंग लेफ्ट से कर रहे हो कि राइट से, मैं इस पे भी लगा दूंगा तब भी ये टू ओल ही कहलाएगा। अच्छा चलें सही। अच्छा सर, 1 मिनट ऊपर किएगा। हम्म। और और हाँ, बस ये इसका स्क्रीनशॉट लेना था मुझे। जी सारे, सारे बताओ बेटा। सर ये थोड़ा सा ना आइसोमर्स में मसला है। आइसोमर्स मतलब क्या, ब्रांच अनब्रांच और आइसोमर्स, इनमें आइसोमर क्या में मतलब मसला है तो फर्क होता जाओ है आपस आइसोमर वाला लेक्चर दोबारा जाके सुने बेटा। जो जिसकी मेजर टॉपिक में मसला है ना, वो मेजर टॉपिक का में? मसला हल ऐसे नहीं होगा। वो दोबारा दोबारा लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। लेक्चर के साथ जो एग्जाम्पल प्रैक्टिस की थी वो देखोगे तो समझ में आएगा। अगर वो कमजोरी है तो ये कम से कम आइडेंटिफाई हो गया ना कि मुझे इस तरह के सवाल में मसला आ रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग कि आपको कम से कम वीकनेस पता चल गई। अब नाउ अभी क्या करो, पेपर खत्म हुआ है, आधे घंटा रेस्ट रेस्ट करो, जाके आइसोमर वाला लेक्चर खोलो, आइसोमर वाला लेक्चर देखो, उसके बाद वापस इस सवाल पे आओ और देखोगे तुम्हारी रेलेवेंस बेहतर हो गई या नहीं हो गई। सिंपल तरीका है ये। पेपर करने का तो मकसद यही है कि आपको पता चले कि कौन से पार्ट में आप मुश्किल में आए। जो मुश्किल में आए जाएं, लेक्चर सुने, नोट्स देखें, डन एंड डस्टेड, कहानी खत्म। बाकी जितना मैं रिवाइज करा सकता हूँ दरमियान में, इतना सारा देखो, रिवीजन के चक्कर में इतना लंबा कर दिया मैंने पेपर, कितना सारा रिवाइज कराया अभी। ठीक है वो सर। इंशाल्लाह और भी होता रहेगा। ठीक है। ठीक है बेटा। जुहेरुद्दीन, यस तो जुहेरुद्दीन। सर जैसे भी आपने एक रिवीजन की क्लास रखी है, ऐसे और रखेंगे क्लासेस? जी जी बेटा, क्लासेस तो हो ही रही हैं। स्पीड और रिएक्शन करा दिया मैंने, तुमने अटेंड किया था? रिवर्सिबल सर रिएक्शन। वो मैं उस दिन नहीं कर पाया। बाकी सर उसका रिकॉर्ड लेक्चर भेजे, स्पीड और रिएक्शन वगैरह का। बेटा रिवीजन क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिकॉर्ड जो रेगुलर क्लासेस है वो हुई नहीं है, तो उसका लेक्चर भेज देते हैं, उसका लेक्चर आप बसनैन से ओके। मांग ले। रिवीजन ओके क्लास। सर। अब रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कराऊंगा अब आने वाली सैटरडे को। सर बस ऑर्गेनिक में थोड़ा सा मसला आ रहा है। मैंने अभी सारिफ को क्या बताया, मसला आ रहा है, गो ओपन द लेक्चर्स, लिसन द लेक्चर्स, लेक्चर 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 लेक्चर, नो अदर वे। ओके सर। मोहम्मद हुसैन, यस हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन? सर मैंने आपसे ये पूछना है कि हमें अभी खुद से केमिस्ट्री के ईयरली करने की ज़रूरत है या आप जो करवा रहे हैं यही काफ़ी है अभी? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे सिलेबस, जैसे तुम्हारे सवालों से अंदाजा हुआ, सिलेबस की काफी सारी लर्निंग बाकी है तुम्हारे बेटा। सिलेबस की लर्निंग पूरी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। सिलेबस की लर्निंग पे टाइम तवज्जो लगाओ। सिलेबस की लर्निंग पूरी हो जाए तो मैं तो करा ही रहा हूँ, फिर मेरे साथ पास पेपर भी करो और भी कर लो। लेकिन अगर लर्निंग ही पूरी नहीं है, क्योंकि देखो पेपर हम कर रहे हैं, आपकी लर्निंग में लेट से एक टॉपिक मिस हुआ है और आपके पेपर में वही आ गया, क्या करोगे? प्रैक्टिस करने से तो आएगा नहीं जब तक लर्निंग नहीं। तो लर्निंग अगर पूरी हो गई है देन यू आर द कैंडिडेट फॉर पास पेपर प्रैक्टिस। अगर आपकी लर्निंग पूरी नहीं हुई है तो मेरे साथ पास पेपर से अटेंड करो, बाकी रिमेनिंग टाइम में अपनी लर्निंग पूरी करो। ठीक है सर, बाकी आप अभी मैक्सिमम कितने मतलब पिछले ईयर्स के पास पेपर्स करा देंगे इन सेशन में? यार तकरीबन देखो पेपर टू जो है ना, ये हम, मेरे साथ कम से कम आप पांच आठ तो कर लेंगे।
ठीक है। और 5-8 असल में, चूंकि देखो इस तरह करने में क्या होता है, बहुत सारा रिवीजन होता है। एक होता है पेपर में सॉल्व करता जाऊं, और एक है हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन में बहुत क्लैरिटी पैदा होती है, और उम्मीद है कि क्लैरिटी पैदा हुई होगी। जी जी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मोल्स को तो ऐसे आराम करके बता दिया कि अब बस वो मुश्किल नहीं लगता है बिल्कुल। हम्म, चलो, गुड हो गया। चलो ठीक है कल सर, जाइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। करिया, यस करिया। सर बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मैंने अभी P2 किया है, P4 किया है। बेटा, ये जीसीएससी वालों का पेपर 2 था। आईजीसीएससी में जो थ्योरी है ना, वो पेपर 4 के नाम से आता है। अच्छा ओके, थैंक यू। वेलकम। चलें, ये पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। पापा पापा हम्म। तुमने खीरा खाया कि नहीं? बेटा टाइम ही नहीं मिला खाने का। एक बार बाबा कितने पसीने पसीने हो गए। अब पढ़ाते पढ़ाते खाते हैं ना, एक हाथ से खाते एक हाथ से पढ़ाते। अभी दूसरी क्लास होगी भी।